चिराग अपनी दोनों फैन गर्ल को अच्छे से ट्रीट कर रहा था। उसने एक बार के लिए पल्लवी पर भी ध्यान नहीं दिया। ये चीज पल्लवी को थोड़ी अजीब लगी क्योंकि वो उसके साथ ही खड़ी थी, पर कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। खैर, ये नॉर्मल चीज भी थी। चिराग ने उन्हें अपना ऑटोग्राफ दिया और उनके साथ सेल्फी भी क्लिक करवाई और उनसे कुछ देर बातें भी की। फिर इतनी देर में उसमें से एक लड़की ने कहा, सर ये मैडम कौन है? क्या ये आपकी असिस्टेंट है? पल्लवी चिराग को देखने लग जाती है। क्या वो सच में उसकी असिस्टेंट दिख रही थी? तभी चिराग ने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं, ये मेरी असिस्टेंट नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड है। पल्लवी को ये सुनकर काफी अच्छा लगा और सच में वो अपने फैंस के सामने उसे उसकी गर्लफ्रेंड बता रहा है। ये तो काफी अच्छी बात थी। फाइनली चिराग ने उसे पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया था। पर हाँ, अभी भी वो दोनों साथ नहीं हुए थे। बस ऑडियंस को दिखाने के लिए ही वो लोग साथ में थे। पल्लवी को तो ये झूठ भी उस टाइम काफी अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं उसे क्या मिल गया हो, और फिर वो शर्माने लग जाती है। चिराग उन दोनों लड़कियों को बाय बोलकर पल्लवी के पास आ जाता है और फिर वो दोनों वॉक करने लग जाते हैं। पल्लवी ने कहा, नो डाउट कि आप अपने फैंस को कितना पसंद करते हैं एंड उन्हें कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं, इसीलिए तो मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। चिराग ने कहा, अच्छा ऐसा भी है, चलो ये तो अच्छी बात है। वैसे मेरे लिए फैंस बहुत इम्पोर्टेंट है एंड उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कभी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, ना ही उनके साथ कोई भी बदतमीजी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी कितनी इज्जत करते हैं। इसके बाद दोनों वॉक करने लग जाते हैं और कुछ ही देर में पल्लवी का फार्म हाउस आ जाता है। चिराग ने कहा, तो ये तुम्हारा घर है? पल्लवी ने कहा, हाँ यही है। चिराग ने कहा, ठीक है तो तुम अंदर जाओ, वैसे भी काफी रात हो चुकी है। पल्लवी ने कहा, चिराग अगर आपके पास टाइम हो और आपको बुरा ना लगे तो क्या आप कुछ देर के लिए अंदर आ सकते हैं, ताकि हम थोड़ी देर शांति से बैठ सके, फिर मैं आपको अपना घर भी दिखा दूंगी। पल्लवी को ये बोलने के बाद रियलाइज होता है कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया है। तभी वो अपने शब्द वापस लेने का सोचती है, पर इतनी देर में चिराग ने कहा, नहीं मैं अंदर नहीं आऊंगा, रात बहुत हो चुकी है और आसपास के लोग देखेंगे तो गलत समझेंगे, मुझे चलना चाहिए। पल्लवी ने कहा, ठीक है तो फिर आप जाइए। चिराग ने कहा, नहीं तुम पहले अंदर जाओ। पल्लवी ने कहा, हाँ मैं जा रही हूँ, पहले आप जाइए। वो दोनों उस टाइम हस्बैंड वाइफ के जैसे बिहेव कर रहे थे। पल्लवी उसकी वो वाइफ लग रही थी जो उसे जाने नहीं देना चाहती थी। चिराग भी पता नहीं क्यों पर वहां से जाना नहीं चाहता था। जब पल्लवी ने उसे अंदर आने के लिए कहा था, उसका काफी मन तो हुआ, पर फिर उसने सोचा कि नहीं, अगर वो अंदर जाएगा तो पता नहीं पल्लवी कुछ गलत समझ बैठे। वो नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच में कोई भी गलतफहमी हो। चिराग ने कहा, अच्छा ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना और कल शूट पर टाइम से आ जाना। पल्लवी ने भी उसे बाय कहा और चिराग वहां से चला जाता है। अब वो वापस से अपने होटल आ चुका था। यहाँ पर फिल्म का आधा स्टाफ रुका हुआ था। डायरेक्टर को मिलाकर लारा भी यहीं पर थी। जब चिराग अपने होटल रूम पहुंचा तो वो देखता है कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर में ये कैसे हुआ, क्योंकि वो तो जाते वक्त दरवाजे को बंद करके आया था। क्या होटल वालों ने उसका दरवाजा खोला है? जब वो पास जाकर देखता है तब चिराग को दिखाई देता है कि अंदर लारा खड़ी है और उसके साथ होटल के 2-3 लोग भी हैं। वो उन लोगों को चिराग का सामान पैक करने के इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। चिराग को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। आखिर में लारा ऐसा कैसे कर सकती है? तभी वो अंदर जाता है और उसने थोड़ा गुस्से में कहा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरा सामान क्यों पैक करवा रही हो? ये मेरा कमरा है, शायद तुम अपने कमरे का रास्ता भूल चुकी हो। लारा, इसी वक्त इन लोगों को लेकर यहाँ से निकलो, मुझे रेस्ट करना है। लारा ने कहा, नहीं यहाँ से कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि ये कमरा मैंने ले लिया है। देखो चिराग, इस होटल का ये बेस्ट रूम है और मुझे ये काफी पसंद भी आ चुका है। वैसे भी मैं छोटे मोटे कमरों में नहीं रहती हूँ, मुझे यही कमरा चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारा सामान यहाँ से बाहर निकलवा रही हूँ ताकि यहाँ पर मैं आराम से रह सकूँ। चिराग को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है और उसने तभी कहा, आर यू सीरियस लारा? अब तुम एक होटल रूम पर भी झगड़ा करना चाहती हो? सेट पर तुमने कम तमाशा खड़ा नहीं किया था कि तुम्हें यहाँ पर भी चैन नहीं है? तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम क्यों हर वक्त झगड़ा करती रहती हो? ये रूम मुझे मिला हुआ है और यहाँ पर मैं रह रहा था, तो तुम अचानक से आकर इसे कैसे क्लेम कर सकती हो? लारा ने थोड़ा इतराते हुए कहा, मैं कुछ भी क्लेम कर सकती हूँ, क्या ये तुम्हें नहीं पता है? मैं चाहूँ तो तुम्हें इस फिल्म से बाहर भी निकलवा कर फेंक सकती हूँ, पर मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि तुम्हें ये रोल बहुत मुश्किल से मिला है। पर हाँ, ये कमरा तो मैं ही लूंगी क्योंकि मुझे ये पसंद आ चुका है और जो चीज मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे हासिल करके ही रहती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उनके झगड़े की वजह से काफी लोग जमा हो जाते हैं, पर इससे उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चिराग ने कहा, आई एम सॉरी पर मैं तुम्हें अपना कमरा नहीं दूंगा। लारा ने कहा,
क्यों नहीं? देखो चिराग, तुम्हारे पास इस होटल का सबसे बड़ा रूम है और तुम तो जानते हो कि लड़कियों के पास कितना सामान होता है। मेरे पास भी काफी सारे सूटकेसेस हैं जो मेरे दूसरे कमरे में फिट नहीं आ रहे, इसीलिए मैं तुम्हारा कमरा ले रही हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा है और यहाँ पर मैं आराम से रह भी सकती हूँ। ये चीज अभी तक डिसाइड भी नहीं हुई थी कि वो वहाँ पर रुकेगी या नहीं, पर उसके असिस्टेंट ने चिराग का सामान पैक करना भी शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उनमें से किसी ने परमिशन भी नहीं ली थी। एक बार के लिए तो उसे खुद को बहुत ज्यादा गिरा हुआ महसूस हो रहा था। वो ऐसा इसीलिए फील कर रहा था क्योंकि लारा कभी भी आती है और उसकी बैंड बजाकर चली जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। क्या सच में वो लारा को खुद से इतनी आसानी से जीतने दे देगा? क्या वो इस बार भी एक्शन नहीं लेगा? क्योंकि बात उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ चुकी थी। अगर पल्लवी उसके लिए स्टैंड ले सकती है तो क्या वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता? वो लारा को इस बार जीतने नहीं देने वाला था। उसने डिसाइड कर लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, ये कमरा उसी का रहेगा और ये फिल्म भी। अगर इस बार कोई झुकेगा तो वो लारा है। लारा हर बार अपने से कमजोर लोगों को विक्टिम बना लेती है या फिर उसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकती है। सामने वाला कुछ नहीं कहेगा, पर इस बार शायद उल्टा होने वाला था। अब उसके आसपास काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे। डायरेक्टर भी जल्दी से आते हैं। जब उन्होंने ये तमाशा देखा तो उन्होंने सबसे पहले चिल्लाते हुए कहा, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों सेट पर तो झगड़ते ही हो, अब यहाँ पर भी चालू हो गए? तुम दोनों ने कसम खाई है क्या कि तुम लोग हमें रात को भी रेस्ट नहीं करने दोगे? अब यहाँ पर भी हमें तुम लोगों का तमाशा देखना पड़ेगा? चिराग ने कहा। सर, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं इससे कोई झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, पर ऐसा लगता है कि लारा को सभी से झगड़ा करना काफी पसंद है। यहाँ तक कि जब भी कोई टॉपिक ना हो तो भी ये लड़की जबरदस्ती मेरा कमरा ले रही है। इसने ना तो मुझसे मेरी परमिशन ली है और ना ही मुझसे कोई रिक्वेस्ट की। ये मुझे ऑर्डर दे रही है। ये समझती क्या है अपने आप को? लारा ने कहा। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। मैं अपने आप को क्या समझती हूँ? तुम अपने आप को क्या समझते हो, बताना जरा। तुम्हारी तो कोई औकात भी नहीं है। तुम तो बस एक सपोर्टिंग एक्टर हो जिसे गलती से फिल्म मिल गई और तुम्हें ये फिल्म मिल चुकी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे। ज्यादा हवा में मत उड़ो, चिराग ने कहा। मैं हवा में उड़ रहा हूँ? समझ में आया तुम्हें? और अगर तुम्हें बड़ों से तमीज से बात करनी नहीं आती तो अपना मुंह बंद रखो। हम दोनों इस फिल्म में हैं, इसलिए मैं तुम्हारी बदतमीजी सहन कर रहा हूँ, वरना तुम्हारे साथ पता नहीं अब तक क्या क्या हो चुका होता। वैसे शुक्र मनाओ कि मेरे साथ अभी विद्युत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम उसके साथ ये बदतमीजी कभी नहीं करती, पर अगर वो ये सब कुछ मेरे साथ होता हुआ देखता तो पता नहीं अभी तक तुम्हें कितना अच्छा लेसन सिखा चुका होता, लारा ने कहा। हाँ, पर अब वो इस फिल्म में नहीं है, तो इसका मतलब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। वो तो मेरे भाई की वजह से फिल्म तक छोड़कर भाग गए। उनसे बड़ा डरपोक कोई नहीं है और तुम उसके चमचे हो। बस, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। तुम विद्युत के चमचे हो। चमचे, सुनाई दिया? चमचे। सभी लोग हैरान थे कि लारा चिराग की इस तरह से बेइज्जती कर रही है, पर चिराग जानता था कि वो इसी लेवल की घटिया इंसान है। पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, लारा ने कहा, सर प्लीज इससे कहिए कि अपना सामान यहाँ से बाहर निकाले ताकि मैं इस कमरे में रह सकूं। वरना आप तो जानते हैं कि क्या होगा। डायरेक्टर तो खुद ही लारा के भाई से डरता था, इसीलिए उसने कभी भी लारा के अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं की थी। तभी उसने कहा, चिराग क्या तुम प्लीज अपना सामान। इससे पहले कि डायरेक्टर अपनी लाइन को कंप्लीट करते, ठीक उसी वक्त चिराग ने कहा, ठीक है लारा, अगर तुम्हें ये कमरा चाहिए तो तुम इसे रख सकती हो। डायरेक्टर को ये सुनकर थोड़ा रिलीफ मिलता है कि फाइनली चिराग ने बिना कोई बहस किए अपना कमरा लारा को दे दिया। लारा खुशी के मारे कुछ कहने वाली थी, तभी चिराग ने उसे काफी गुस्से से कहा, और हाँ, इस कमरे के साथ साथ तुम इस फिल्म की भी मेन लीड बन जाओ। तुम ही आगे इस फिल्म को कर लेना। डायरेक्टर लारा दोनों ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। ये चिराग क्या कह रहा है? क्या वो सच में इतनी सी बात के लिए फिल्म को छोड़ देगा? तभी डायरेक्टर ने कहा, अब ये तुम क्या कह रहे हो? चिराग ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक सुना है सर। मैं बार बार इस फिल्म के सेट पर अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं हूँ, पर मैंने जितने भी साल इस इंडस्ट्री में काम किया है तब तक सबने मेरे साथ इज्जत से ही बात की है। यहाँ तक कि मेरे जूनियर को स्टार्स ने भी मुझसे इस तरह की बदतमीजी नहीं की है। पर ये लारा जब से मुझे मिली है तब से मेरी इंसल्ट करने में लगी हुई है, जो मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस फिल्म का लीडर रोल दिया, पर अगर इसे मेरी इज्जत करनी नहीं आएगी तो मैं ये फिल्म छोड़ दूंगा। ये फिल्म विद्युत ने छोड़ दी थी और आप जानते हैं कि इस फिल्म की कितनी बुरी पब्लिसिटी होगी। कोई इसे देखेगा भी नहीं, यानी शुरू होने से पहले ही फ्लॉप। आप जरा दिमाग लगाकर सोचिए कि आपको कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, वो भी सिर्फ इस लड़की की वजह से। इसने तो इंडस्ट्री में अभी तक अपना करियर भी सेट नहीं किया है, लारा ने कहा। हाउ डेयर यू, तुमने ऐसा कहा भी कैसे? तुम जानते हो कि मैं क्या करवा सकती हूँ? डायरेक्टर ने कहा, मैं भी इस कमरे पर कोई रामायण नहीं चाहता हूँ। लारा, तुम्हें जो कमरा दिया गया है तुम उसी में रहोगी, और चिराग तुम इसी में। मैं नहीं चाहता कि एक और एक्टर इस फिल्म को छोड़कर चला जाए। लारा, तुम इस फिल्म में किसी के सामने बदतमीजी नहीं करोगी। हम सब जानते हैं कि तुम्हारे पास कितनी पावर है। तुम्हारा भाई तक तुमसे मिलने नहीं आता है,
और तुम इस अकड़ में रहती हो कि वो तुम्हारे लिए कुछ करेगा। हम सब जानते हैं कि तुम्हारा भाई तुम्हारे गलत कामों में साथ नहीं देता है, इसलिए ये हुक्म चलाना बंद कर दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। चिराग ने अभी तक पुलिस कंप्लेंट नहीं की है। अगर तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हो गई ना, तो तुम अच्छे से जानते हो कि इंडस्ट्री में तुम्हारी कितनी बदनामी हो जाएगी। इसीलिए अब से कोई ड्रामा नहीं होगा। समझ में आया तुम्हें? इतना कहने के बाद डायरेक्टर वहां से चले जाते हैं और बाकी लोग भी। चिराग लारा को उस कमरे के बाहर निकाल देता है और दरवाजा भी उसके मुंह पर बंद कर देता है, जो चीज लारा से सहन नहीं होती। वो काफी देर तक वहां पर खड़ी रहती है और फिर वापस से अपने कमरे में आ जाती है। उसने अपने कमरे में आकर कहा, ये चिराग अपने आप को समझता क्या है? साला 2 कौड़ी का एक्टर है जो मेरे सामने जबान लड़ाता है। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो अपनी असिस्टेंट को बुलाती है और उससे कहती है, मुझे कल सेट पर उस चिराग की गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि कल की कल एक्स्ट्रा रोल वाली लड़कियां सेट से निकल जाए। कल मैं उसकी गर्लफ्रेंड की इतनी ज्यादा बेइज्जती करूंगी कि वो खुद ही सेट छोड़कर चली जाएगी। पल्लवी पूरी रात चिराग के बारे में ही सोचती रहती है। वैसे उसके फार्म हाउस पर 2-3 नौकर थे, तो वो वहां पर अकेली नहीं थी। एंड उसके उस फार्म हाउस से बचपन की काफी यादें भी जुड़ी हुई है। वो लोग अक्सर वहां पर रहने आया करते थे। पर तब पल्लवी काफी छोटी थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने चिराग को मैसेज करके पूछा, क्या आप सो चुके हैं? चिराग ने तुरंत रिप्लाई करते हुए कहा, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। पल्लवी को उम्मीद नहीं थी कि चिराग इस वक्त जाग रहा होगा, क्योंकि उस टाइम रात के 12 बज रहे थे। तभी उसने वापस रिप्लाई करते हुए लिखा, मुझे लगा आप सो गए होंगे। आपको तो कल शूट पर भी आना है। क्या हुआ? क्या कोई चीज आपको परेशान कर रही है? चिराग ने कहा, नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही है। ओ, पल्लवी ने अपने मन में कहा, ये कितना स्वीट था। फिर उसने रिप्लाई करते हुए लिखा, सच में आप मुझे याद भी करते हैं? चिराग ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। तुम्हें पता है, जब मैं होटल लौटा तब मेरा लारा के साथ झगड़ा हो गया, पर इस बार मैंने अपनी बेइज्जती नहीं करवाई। पल्लवी ने कहा, क्यों? अब उसने ऐसा क्या बोल दिया आपको? पता नहीं क्यों वो लड़की आपके पीछे पड़ी हुई है। चिराग ने कहा, मैं भी नहीं जानता कि वो लड़की मुझसे क्या चाहती है। पता नहीं क्यों वो हर वक्त हम दोनों से बस झगड़ा करने का बहाना ढूंढती है। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे मैंने भी उसे अच्छा जवाब दे दिया है। अगर आगे उसने मुझसे बदतमीजी की तो मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा। पल्लवी ने कहा, बिल्कुल, आप उसे जवाब जरूर देना, क्योंकि वो लड़की इसी लायक है। चिराग ने कहा, आप तुम सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है और सुबह आना भी है। पल्लवी ने उसे गुड नाइट लिखा और फोन बंद कर दिया। उसे काफी अच्छा लग रहा था कि चिराग ने उससे इतनी रात को बात की। साथ में ये भी कहा कि वो उसे याद कर रहा है, भले ही मजाक में क्यों ना हो, पर सुनने में अच्छा लगा था। अगली सुबह पल्लवी शर्माते हुए उठती है। जब उसने अपना फोन चेक किया तब उस पर सबसे पहला मैसेज उसके भाई का आया हुआ था। उसके भाई का नाम ईशान जैन है। ईशान ने लिखा हुआ था, प्रिपेयर योरसेल्फ, मैं तुमसे मिलने के लिए सेट पर आ जाऊंगा और साथ में डायरेक्टर के साथ मीटिंग भी करूंगा। तुम्हारा भी वहां रहना जरूरी है, ठीक है? तो हम लोग सेट पर मिलेंगे। पल्लवी तो खुशी के मारे उछलने लगती है, क्योंकि फाइनली उसका भाई, जो कि इस फिल्म के अंदर सेकंड इन्वेस्टर है और शेयर होल्डर है, वो फाइनली आ रहा था। अब वो अच्छे से लारा को सबक सिखा सकती थी। फाइनली उसे बता सकती थी कि वो असल में कौन है। पल्लवी जल्दी से रेडी होकर सेट पर पहुंचती है। वैसे भी उनकी शूटिंग सुबह होनी थी, इसीलिए उसे जल्दी पहुंचना था। सेट पर भी उसे काफी लोग जानने लग गए थे, तो गार्ड ने भी उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वो अंदर जा ही रही थी कि इतनी देर में लारा पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, वहीं पर रुक जाओ, अंदर मत जाना। पल्लवी ने अपने मन में कहा, अरे यार, सुबह सुबह कहाँ से इस चुड़ैल की आवाज सुन ली। अब सारा दिन खराब जाएगा। उफ, क्या मुसीबत है, पता नहीं क्यों इसे हर दिन देखना पड़ता है। पल्लवी इतना सोचने के बाद पीछे मुड़ती है। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि सुबह सुबह लारा का चेहरा जो देख लिया था। फिर लारा ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, ओह गॉड, लोग ऐसे लोगों को फिल्मिंग सेट पे आने की परमिशन कैसे दे सकते हैं? यहाँ पर कोई भी कभी भी चला आता है। इसके बाद वो स्टेज सुपरवाइजर की तरफ देखने लगती है। सुपरवाइजर भी भागता हुआ वहां पर आ जाता है, क्योंकि लारा ने फिर सीन क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जैसा कि वो हर बार करती है। लारा ने उसे देखते हुए कहा, सुपरवाइजर, मैं तुम्हें एक छोटा सा सजेशन देना चाहती हूँ, या तुम इसे ऑर्डर के जैसे ही ले लो। तुम्हें उन लोगों को इस सेट पर नहीं आने देना चाहिए जिनकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? इसका आज क्या काम है?
तुम्हें इसी वक्त इनको यहाँ से भेज देना चाहिए। स्टेज सुपरवाइजर को कुछ समझ नहीं आता कि उसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। वो पल्लवी को इस तरह से बाहर नहीं निकाल सकता था। तभी उसने वहां खड़े एक स्टाफ मेंबर से कहा कि वो जाकर डायरेक्टर को बुला कर ले आए। स्टाफ मेंबर जल्दी से डायरेक्टर को वहां पर ले आता है। डायरेक्टर ने आके कहा, अब क्या हो गया लारा, अब क्या परेशानी आ गई है? लारा ने कहा, सर आप तो जानते हैं कि आज इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो हम लोग आउटसाइडर्स को इस तरह से सेट पर कैसे अलाउड कर सकते हैं? आप तो जानते हैं ना कि ये सब कुछ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर वो लोग बाहर वाले लोगों को इस तरह से सेट पर घूमते हुए देखेंगे तो सोचो आपका क्या इंप्रेशन पड़ेगा। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको इस लड़की को यहाँ से इसी वक्त बाहर निकलवा देना चाहिए, वरना ये हमारे इन्वेस्टर्स को जरूर नाराज कर देगी। फिर आप तो जानते ही हैं कि इसका असर आप पर कितना ज्यादा होगा। अगर गलती से भी इस पल्लवी ने हमारे इन्वेस्टर को नाराज कर दिया या फिर कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो लोग ऑफेंड हो जाए, तो फिर आप उनसे कैसे डील करेंगे? इससे तो अच्छा है ना कि आप इसे सेट से दूर ही रखें। ये दूर रहेगी तो ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी। डायरेक्टर डिफिकल्ट पोजीशन में फंस गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में उन्हें क्या करना चाहिए। चिराग अब इस फिल्म का मेल लीड है, तो वो जिसे चाहे फिल्म के सेट पर ला सकता है। अगर उसके साथ वो काम करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। पर लारा भी गलत नहीं कह रही थी। लारा ने इसके बाद कहा, सर देखिए, मैं तो ये नहीं जानती कि आज हमारे इन्वेस्टर बनके कौन आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सेकंड इन्वेस्टर कौन है, पर मैं इतना जानती हूँ कि उन्होंने भी इस प्रोडक्शन हाउस में इन्वेस्ट करके रखा है और उनका शेयर भी काफी बड़ा है, बिल्कुल मेरे भाई के जैसे। तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो किसी भी तरह से नाराज हो या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट इस प्रोडक्शन से बाहर निकाल दें। वैसे अगर ऐसा हो गया तो मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई को ये सब कुछ अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले ही सावधान हो जाइए, ताकि आपको इन सारी चीजों को फेस करना ही ना पड़े। डायरेक्टर को लारा की बातों पर विश्वास होने लगा था। तभी उन्होंने कहा, पल्लवी लारा ठीक कह रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन तुम्हें शूटिंग पर नहीं आना चाहिए। वैसे भी आज इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि पिछली बार के जैसे कोई भी तमाशा खड़ा हो। इसीलिए बस क्या तुम आज के दिन अपने होटल रूम में रह सकती हो? पल्लवी ने अपने आसपास के लोगों को देखा और उसे लगा कि एक बार फिर से उसकी इंसल्ट की जा रही है। पर तभी उसने कहा, आई एम सो सॉरी सर, बट मैं ये सेट छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इससे पहले कि डायरेक्टर पल्लवी को कुछ कहते, लारा ने बीच में अपनी टांग अड़ाते हुए कहा, नहीं जाओगी? इसका क्या मतलब कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी? अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो हम सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाकर तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवा देंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर अपनी मर्जी चला सकती हो? तुम्हारी ये करने की औकात नहीं है, इसीलिए इज्जत से चली जाओ। ट्रस्ट मी, ये ज्यादा बेटर होगा। लारा किसी के भी जवाब का इंतजार नहीं करती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये सिक्योरिटी ऑफिसर कहाँ है? उसे जल्दी से यहाँ पर बुलाओ और इस इंसान को यहाँ से बाहर निकलवाओ। मैं इस लड़की को 1 मिनट भी यहाँ पर सहन नहीं कर सकती हूँ। सिक्योरिटी ऑफिसर बिना किसी देर किए हुए भागता हुआ वहाँ पर आ जाता है, पर डायरेक्टर को अभी भी ये सब कुछ सही नहीं लग रहा था। तभी उसने कहा, लारा 1 मिनट मेरी बात सुनो। लारा ने कहा, क्या हुआ सर, क्या आप नहीं जानते कि मेरे भाई ने इस प्रोडक्शन में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है? वो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, तो जब वो यहाँ पर नहीं होता तो मैं ऑर्डर दे सकती हूँ। मुझे इस चीज के लिए कहा गया है तो मैं बस वही कर रही हूँ। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? सिक्योरिटी ऑफिसर, तुम इस तरह से मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हें कहा ना कि इस लड़की को बाहर निकालो, तो लेकर जाओ। वैसे अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं कह रही हूँ ना कि मैं तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकलवा दूंगी। तुम्हें विश्वास हो या ना हो, पर मैं ऐसा कर सकती हूँ, इसीलिए जो मैं कह रही हूँ वो करो। पल्लवी ने कहा, लारा लगता है तुम्हें भूलने की बीमारी है, शायद इसीलिए तुम कल का सबक इतनी जल्दी भूल गई हो। तुमसे कहा ना कि मुझसे पंगा मत लेना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तुम सच में मुझसे मार खाना चाहती हो या फिर चाहती हो कि मैं तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर दूं? लारा ने कहा, क्या? कौन सा वीडियो? पल्लवी ने कहा, ये वीडियो जो मैंने अभी भी बनाया है कि कैसे तुम सेट पर लोगों को बुली करती हो, कैसे आउटसाइडर्स की बेइज्जती करती हो और अपने जूनियर एक्ट्रेस को धमकी देती हो। लारा ने कहा, ओह प्लीज, मैं सब जानती हूँ कि तुमने मेरा कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो मुझे पागल मत बनाओ। इससे पहले कि पल्लवी उसे जवाब देती, लारा ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, यह मत सोचना कि मुझे पता नहीं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तुम चिराग के पीछे पड़ी हो और वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, स्पेशली पल्लवी तुम्हें। मुझे पता है कि तुम इस सीट पर इतने टाइम से क्या कर रहे हो, पर जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाओगी। मैं तुम्हें कभी भी वो सारी चीजें करने नहीं दूंगी जिसके बारे में तुम सोच रही हो। तुम कभी भी इस फिल्म के कास्ट में अपनी जगह नहीं बना पाओगी। पल्लवी चुपके से ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही थी। लारा को तो पता भी नहीं चल रहा था कि उसका वीडियो बन रहा है। पल्लवी ने पहले ही सोच लिया था कि अगर अब लारा ने उसे परेशान करने की कोशिश की तो वो उसका वीडियो बना लेगी, ताकि बाद में उसे ब्लैकमेल कर सके या फिर अच्छा खासा सबक सिखा सके, क्योंकि वो यही डिजर्व करती है। लारा ने इतना कुछ कहा ही था कि तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आती है। उसने कहा,
इस फिल्म के सेट पर कब से उस एक्ट्रेस की बात मानी जाने लगी जिसने अभी तक इंडस्ट्री में अपना करियर भी अच्छी तरीके से सेट नहीं किया है। ये एक्ट्रेस कब से इस फिल्म में काम कर रहे लोगों को ऑर्डर देने लग गई है। ये सुनकर सभी लोग सामने दरवाजे की तरफ देखते हैं। वहां पर एक हैंडसम सा लड़का खड़ा हुआ था जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना था। डायरेक्टर उस लड़के को देखकर खुश हो जाते हैं और आगे आकर कहते हैं, मिस्टर ईशान, आप फाइनली आ गए, वेलकम। ईशान और पल्लवी दोनों भाई बहन हैं। दोनों के बीच में काफी गहरा प्यार भी है। वैसे तो भाई बहनों के बीच में प्यार होता ही है, पर इनकी कुछ अलग ही बॉन्डिंग है। दरअसल बचपन में ईशान को काफी कुछ सहन करना पड़ा था। उसे ल्यूकेमिया हो गया था। तब पल्लवी ने ही अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाकर ईशान की जान बचाई थी। तब से ही ईशान को ऐसा लगता है कि उसके शरीर के अंदर में पल्लवी का एक हिस्सा है जिसे वो कभी भी नहीं भूल सकता, ना ही अपनी बहन पर कभी कोई आंच आने दे सकता है। उन दोनों के बीच में 6 साल का फर्क है और ईशान जब 6 साल का था तब किडनैप भी हो गया था। इसीलिए उसे बचपन में काफी कुछ फेस करना पड़ा और इन्हीं सब एक्सपीरियंसेस की वजह से वो जल्दी बड़ा भी हो गया। उसने खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लिया था। हालांकि उसके बचपन के एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे नहीं रहे थे, पर उसने खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश की। वैसे भी इतने साल पल्लवी ने उसकी काफी मदद की और पल्लवी ने सिर्फ इसीलिए नहीं किया क्योंकि उसने अपने भाई की जान बचाई, बल्कि वो सच में उससे प्यार भी करती थी। उसके मॉम डैड ने उसके भाई की जिम्मेदारी दे रखी थी, जबकि वो उससे काफी छोटी थी। पर बड़े होने के बाद ईशान ने सारी जिम्मेदारियां ले ली और ये भी मेक श्योर किया कि पल्लवी को कभी परेशानी ना आए, वो कभी भी किसी प्रॉब्लम में ना फंसे या फिर उसे कभी भी कोई तंग ना करे, क्योंकि किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। पर अभी वो फिल्म के सेट पर आकर क्या देखता है कि लारा उसकी बहन की बेइज्जती किए जा रही है, साथ में उसे सेट से निकालने की बात तक कर रही है। आखिर में वो होती कौन है उसकी बहन को यहाँ से निकालने वाली। अगर अभी पल्लवी ये भी कह देती है कि उसे लारा पसंद नहीं या फिर उसे सेट से निकालना है तो ईशान वो करने के लिए भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो इंसान अपनी बहन को लेकर कितना प्रोटेक्टिव है, साथ में पागल भी है। वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसने इतने सालों में ये पावर तो गेन कर ही ली थी। जब पल्लवी ने भी ईशान को फाइनली वहां देखा तो उसे भी काफी खुशी हुई और उसके चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई। पर पल्लवी ने ईशान को देखकर कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहां पर खड़ी थी और अपने भाई को इशारा कर रही थी कि वो अपना मुंह बंद ही रखे। ईशान को समझ नहीं आया कि उसकी बहन ये क्यों चाहती है कि उसकी आइडेंटिटी सेट पर रिवील ना हो। क्या वो बाद में सबको बताएगी या फिर कोई दूसरी बात थी। पर फिलहाल चिंता की बात ये नहीं थी। चिंता की बात ये थी कि उसकी बहन को सेट के ऊपर इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो फिलहाल उसे डायरेक्टर से इस चीज के बारे में बात करनी थी। तो वहीं लारा ये देखकर थोड़ी सरप्राइज्ड थी क्योंकि ईशान सच में काफी हैंडसम दिखता है, प्लस उसकी स्टाइलिंग भी काफी अलग है। पता नहीं क्यों पर लारा को ईशान पहली नजर में ही पसंद आ गया था, तो उसने सोचा कि क्यों ना ईशान को इम्प्रेस किया जाए। वैसे भी उसने डायरेक्टर को कहते हुए सुन लिया था कि वो सेकंड इन्वेस्टर है, तो उसे इम्प्रेस करने में लारा को काफी फायदा होगा। लारा तुरंत आगे आती और उसने कहा, मिस्टर ईशान, आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। मैंने आपके बारे में काफी सुना है। फाइनली आपसे मुलाकात हो गई। वैसे मैं लारा हूँ, लारा वर्मा, इस फिल्म की फीमेल लीड। आरव आपसे मिलकर काफी खुश होंगे क्योंकि वो इस प्रोडक्शन हाउस के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। वैसे हमें लगा नहीं था कि हम लोग आपसे इतनी जल्दी मुलाकात कर सकेंगे, पर ये अच्छी बात है। ईशान ने लारा को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, फिर डायरेक्टर की तरफ मुड़ते हुए कहा, इस सेट पे कब से अनजान लोग मेरा वेलकम करने लग गए। कौन है ये लड़की? इसे तो मैं जानता तक नहीं हूँ। लारा को समझ में नहीं आया कि उसने ये चीज उसके लिए बोली थी या फिर पल्लवी के लिए, पर पल्लवी ने तो ईशान से कुछ बात ही नहीं की थी, तो फिर ये क्या सच में उसके लिए था? क्या वो उसकी टांग खींच रहा है? तभी लारा ने कहा, ईशान, आपको मुझे अटेंशन देनी ही पड़ेगी, मैं कुछ नहीं जानती। ईशान उसकी बातों को सुनकर चौंक जाता है। तभी उसने कहा, तुम्हें अटेंशन देनी पड़ेगी? सीरियसली? तुम क्या मुझे बताओगी कि आखिर में तुम हो कौन और तुम्हें अटेंशन मैं क्यों दूं? लारा का चेहरा ये सुनकर फीका पड़ जाता है। तभी वापस से ईशान ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मेन इन्वेस्टर यानी आरव को छोड़कर मुझे किसी को भी अटेंशन देने की जरूरत है।
चाहे फिर वो उसकी बहन हो या फिर गर्लफ्रेंड, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद ईशान ने काफी एटीट्यूड में कहा, हाँ, मैं यहाँ फिल्म के सेट को इंस्पेक्ट करने आया था कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं गलत तरीके से तो इस्तेमाल नहीं की जा रही है। पर जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो मुझे क्या दिखता है कि ये लड़की सबके ऊपर हुक्म चला रही है, यहाँ तक कि डायरेक्टर आप पर भी। क्या इसी तरह से आप लोग फिल्म बनाते हैं? लारा को ये सुनकर थोड़ा गुस्सा आता है और डायरेक्टर मन में यही कहता है कि ये लड़की जहाँ जाती है हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है। ईशान डायरेक्टर के जवाब का इंतजार कर रहा था, तभी उसने कहा, लारा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुमने अपनी फिल्म के सारे सेगमेंट शूट कर लिए? क्या तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी? नहीं ना, जाओ और जाकर अपनी स्क्रिप्ट पढ़ो, हम लोग शूटिंग जल्दी शुरू करेंगे। लारा उनकी बातें सुनकर हैरान रह जाती है। आखिर में डायरेक्टर उससे इस तरह से कैसे बात कर सकता था? वो उनसे बहस करने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी डायरेक्टर ने उसे इशारा करते हुए कहा, अब तुम यहाँ पर खड़ी क्या हो, जल्दी जाओ। ऐसे भी कोई शूट करता है क्या? थोड़ा प्रोफेशनल बनो, जल्दी करो। पल्लवी को ये देखकर काफी मजा आ रहा था, क्योंकि फाइनली लारा को डायरेक्टर और उसका भाई मिलकर सुना रहे थे। इससे अच्छी बात उसके लिए क्या हो सकती थी? लारा को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था, तभी उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं क्यों कहीं और जाऊं? ईशान लारा का एटीट्यूड देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, तभी उसने डायरेक्टर से कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने अपने फिल्म के लिए ऐसी लड़की को लीड रोल में रखा है जो इतनी बदतमीज है। पता नहीं आप लोग इसे कैसे सहन करते हैं। क्या सच में आरव को ये पसंद आई? वैसे इसका और आरव का रिश्ता क्या है? लारा ये सुनकर अंदर ही अंदर काफी गुस्सा होने लगती है। उसका ईशान को काफी कुछ सुनाने का मन कर रहा था, पर क्योंकि वो उससे बड़ा था तो इसीलिए उसने अपना मुंह बंद ही रखना सही समझा। और वहीं दूसरी तरफ वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो गए थे। उनका चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि वो लोग लारा से कितना ज्यादा परेशान है। ईशान ने जब उन लोगों के एक्सप्रेशंस देखे तो उसे समझ में आ गया कि वो कुछ गलत नहीं कह रहा है। लारा सच में बदतमीज है, साथ में सबके ऊपर हुक्म भी चलाती है। और सेट पर सभी लोगों को पता है कि आरव का लारा को लेकर क्या बिहेवियर है, वो दोनों किस तरह से रहते हैं। साथ में आरव उसकी कितनी बात सुनता है और कितनी नहीं। लारा अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी, तभी उसने कहा, आरव मेरा मुंह बोला भाई है एंड हम दोनों बचपन से साथ हैं, इसीलिए वो मुझे काफी अच्छे से जानता है और मेरी काफी बात भी सुनता है। ईशान ने कहा, ओके, तो वो तुम्हारी इतनी बात सुनता है तो तुम उसे सेट पर इनवाइट क्यों नहीं करती हो? मैं भी तुम्हारे भाई से मिल लूंगा और ये भी जान जाऊंगा कि आखिर में उसने तुम्हें इतनी परमिशन क्यों दी हुई है। सब कुछ गलत क्लियर हो जाएगा। चलो जल्दी से बुलाओ उसको, तुम्हारा भाई इतनी बात तो सुनता ही होगा ना तुम्हारी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। ईशान ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो उसके भाई से पर्सनली मिलकर ये पूछना चाहता था कि लारा सबके ऊपर हुक्म क्यों चलाती है, साथ में वो उसकी बहन को पर्सनली टॉर्चर करने की कोशिश क्यों कर रही है। लारा ने कहा, ठीक है, मैं आरव से बात जरूर करूंगी और उसे सेट पर भी बुलाऊंगी। इतना कहने के बाद लारा काफी गुस्से में वहां से चली जाती है। ईशान को उसका ये एटीट्यूड दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो सीधा उसके भाई से बात करने वाला था। तभी डायरेक्टर ने कहा, मिस्टर ईशान, चलिए मैं आपको सेट दिखा देता हूँ। ईशान ने कहा, आपको फिल्म से रिलेटेड कोई काम नहीं है या फिर आप फ्री हैं? वैसे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर काम करने वाला हर एक इंसान फ्री बैठा हुआ है, जब तो सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रखे। क्या किसी को कोई काम नहीं है, स्पेशली सर आपको? डायरेक्टर ने कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मैं फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ाने जाता हूँ। ईशान ने कहा, ठीक है आप जाइए, पर इस लड़की को यहीं पर छोड़ दीजिए, पल्लवी मुझे सेट दिखा देगी। डायरेक्टर और बाकी सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब सिर्फ ईशान पल्लवी ही बचे थे। पल्लवी ने काफी बड़ी स्माइल देते हुए कहा, तो तुम फाइनली आ ही गए। पता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। ईशान ने कहा, ये सब छोड़ो, तुम सबसे पहले ये मुझे बताओ कि तुम लारा को खुद के साथ ये सब करने कैसे दे सकती हो। पल्लवी, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर ये सब क्या है? पल्लवी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली बस ये सब कुछ हो गया। ईशान ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और बहुत प्यार से पल्लवी को गले लगा लिया। वैसे भी वो लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे थे, इसीलिए ईशान नहीं चाहता था कि पल्लवी पर वो गुस्सा करे। फिर वो बहुत प्यार से उसके बालों पर अपना हाथ फेरने लगता है। ठीक इसी टाइम पर चिराग भी ईशान से मिलने के लिए आ रहा होता है, क्योंकि उसे कोई फिल्मिंग स्टाफ बताता है कि इन्वेस्टर आ चुके हैं, इसीलिए वो वहां पर उसे मिलने के लिए आ रहा था। और जब वो उसके करीब पहुंचा तब उसने देखा कि वो पल्लवी के बहुत क्लोज खड़ा हुआ है। चिराग ईशान का ये स्वीट जेस्चर देख सकता था। पता नहीं क्यों पर उसे जलन हो रही थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो पल्लवी को इस तरह से हाथ लगा रहा है, उसके बालों पर अपना हाथ फेर रहा है।
तो वहीं लारा का मूड ऑफ हो रखा था, क्योंकि उसे डायरेक्टर ने सबके सामने इस तरह से जाने के लिए कह दिया था, जो चीज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। फिर उसने ईशान की बातों के बारे में सोचा। वो आरव को सेट पर देखना चाहता है और इसकी जिम्मेदारी भी उसने लारा को दे दी है। जोश जोश में उसने अपने सेट पर ये तो कह दिया कि वो आरव को यहाँ बुला लेगी, वो मना नहीं करेगा, पर लगता नहीं है कि ये चीज पॉसिबल होने वाली है। पिछली बार भी उसका भाई सेट पर सिर्फ तन्वी के लिए आया था। लारा अच्छे से जानती है कि तन्वी उसके लिए क्या मायने रखती है, इसीलिए उसने आने में देरी नहीं की। पर अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो आरव को किस कारण से सेट पर बुलाएगी? वो काफी देर तक अपने फोन को देखती रहती है, पर उसे समझ में नहीं आता। एंड में वो उसकी सेक्रेटरी को फोन करती है। कॉल पिक होता है और लारा जल्दी से कहती है, हाय, क्या आरव वहाँ पर है? उसकी सेक्रेटरी ने बहुत प्यार से रिप्लाई करते हुए कहा, लारा, क्या आपको नहीं पता है कि आरव सर बिजनेस ट्रिप के लिए गए हुए हैं? अभी वो कुछ देर पहले ही निकले हैं और उन्होंने कहा कि ये उनका ट्रिप काफी लंबा होने वाला है। ये सुनकर लारा थोड़ी सी हैरान हो जाती है। फिर उसने पूछा, वो बिजनेस ट्रिप पर गए? पर कहाँ? जब लारा ने पूछा कि आरव बिजनेस ट्रिप के लिए कहाँ गया है, तब उसके सेक्रेटरी ने कहा, वैसे तो सर ने बताने से मना किया था, पर आप उनकी बहन है तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो बेंगलुरु गए हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ पर उन्हें एक अर्जेंट काम याद आ गया है। लारा ये सुनकर हैरान रह जाती है कि आरव बेंगलुरु गया है। इसका मतलब वो किसी बिजनेस के काम से नहीं, बल्कि वहाँ तन्वी से मिलने के लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ तो उन दोनों की मुलाकात ठीक तरीके से हो नहीं पाई थी। लारा ने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया। उसे अंदर ही अंदर काफी गुस्सा आ रहा था कि आरव तन्वी से मिलने के लिए बेंगलुरु तक चला गया। अगर वो उसे कॉल करके बुलाती है तो वो सेट पर नहीं आता। तो वहीं आरव फ्लाइट की बिजनेस क्लास में बैठा हुआ था और यही सोच रहा था कि जब वो बेंगलुरु पहुंचेगा तो सबसे पहले तन्वी से मिलेगा या फिर उसके भाई से, और तन्वी उसे वहां देखकर किस तरह से रिएक्ट करेगी। वो तन्वी से मिलने के लिए एक्साइटेड तो था, पर उसे पता था कि वहां पर काफी चीजें होने वाली है, क्योंकि वो जानता है कि तन्वी उसे देखकर खुश नहीं होगी। पर फिर भी उसने वहां जाने का डिसीजन लिया था। न जाने आरव वहां किस इरादे से जा रहा था। उसकी फ्लाइट बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड होती है। वो प्लेन से नीचे उतरता है। उसके पीछे उसके 4-5 बॉडीगार्ड्स भी थे। लगता है अब कोई नया ड्रामा शुरू होने वाला था, क्योंकि अगर आरव यहाँ पर आया है तो वो जरूर तन्वी और विद्युत के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। जो बॉडीगार्ड उसके पीछे चल रहा था उसने कहा, सर, आपके बेंगलुरु ब्रांच के हेड यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पर आपकी सारी चीजें हैंडल करेंगे, साथ में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी ला कर देंगे। वैसे मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि क्या आप अपने प्राइवेट होटल में रहेंगे या फिर प्राइवेट विला में? आप जिसमें भी रहेंगे वहाँ पर रहने की सारी अरेंजमेंट्स मैं करा दूंगा। आरव ने कहा, मैं दोनों जगह रहूंगा, इसीलिए दोनों जगह रहने की अरेंजमेंट करवाओ। मेरा जब जहाँ जाने का मन करेगा मैं वहाँ चला जाऊंगा, पर फिलहाल मुझे किसी दूसरे इंसान से मिलने के लिए जाना है। रॉजर उसकी बात मानता है और दोनों जगह रुकने की अरेंजमेंट करवा देता है। इसके बाद वो लोग आरव की कार के पास पहुंचते हैं। रॉजर उसके लिए दरवाजा खोलता है, पर आरव कार में नहीं बैठता। वो अपनी आंखों पर से चश्मा हटाता है और एयरपोर्ट से निकलकर बाहर के नजारे को देखने लगता है। वो यहाँ पर 8 साल पहले रहा करता था। ये जगह भी काफी चेंज हो चुकी है। हालांकि वो बेंगलोर बहुत कम आया है, पर फिर भी उसकी यहाँ पर से काफी सारी यादें जुड़ी हुई है, स्पेशली तन्वी से। और तन्वी के बारे में सोचते ही उसने खुद से कहा, तन्वी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे भागने में कामयाब हो जाओगी? बिल्कुल नहीं। तुम्हें 8 साल बाद मैंने खुद की आंखों के सामने देखा है, तो तुम्हें इतनी आसानी से मैं कैसे जाने दे सकता हूँ? मानता हूँ कि बेंगलुरु बहुत बड़ा शहर है, पर तुम्हें कहीं ना कहीं से मैं ढूंढ तो निकाल लूंगा। ये कॉन्टैक्ट मैंने सिर्फ इसीलिए थोड़ी बनाए हैं कि इनको अपने बिजनेस के काम में ले सकूं। इन कॉन्टैक्ट्स को क्रिएट करने का मेरा एक मकसद ये भी था कि अगर तुम गलती से भी मेरे सामने से आकर गायब हो जाओ तो ये लोग तुम्हें ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। तो देखो, अब ये लोग मेरे काम आएंगे और मैं तुम्हें बहुत जल्दी अपने पास भी बुला लूंगा। इसके बाद वो कार के अंदर बैठता है। ठीक उसी टाइम रॉजर के पास एक आदमी का फोन आता है। वो करीब 5 मिनट से बात करता है और कॉल कट कर देता है। उसे बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन हाथ लगी थी। अभी वो कार के अंदर बैठ जाता है। 10 मिनट ड्राइव करने के बाद उसने कहा, सर, मुझे अभी भी हमारे पर्सनल सोर्सेज से पता लगा है कि तन्वी का भाई निशांत एक हॉस्पिटल में एडमिट है।
उसके पैर में चोट लगी हुई है, इसीलिए वो ठीक तरीके से चल नहीं पाता। तो डॉक्टर ने उसे वहाँ पर एडमिट किया हुआ है ताकि वो रिकवर हो सके। अगर आप निशांत से मिलने जाएंगे तो तन्वी अपने आप वहाँ आ जाएगी। आरव का दिल तो ये सुनकर खुश हो जाता है। तभी उसने कहा, ग्रेट, तो सबसे पहले उसी हॉस्पिटल में चलो, बाकी मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। आज तो मैं तन्वी से मिलकर ही रहूंगा। चलो जल्दी करो, मैं निशांत से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। रॉजर उसे हाँ कहता है और वो हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। वैसे यहाँ पर आरव का प्लान काफी अच्छी तरीके से काम करता, क्योंकि तन्वी अपने भाई को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए भागी भागी वहाँ आएगी। वही तन्वी अकेले घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी। उसको मसूरी से आए 1 ही दिन हुआ था, पर वो उस जगह को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। आरव की वजह से वो वहाँ पर घूम भी नहीं पाए। विद्युत किसी काम से बाहर गया हुआ था और उसके पास फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं था। उसने न्यूज एजेंसी में अपनी जॉब छोड़ दी थी, पर उसने नई जगह जॉब के लिए अप्लाई भी कर दिया था, पर अभी उसने ज्वाइन करने में काफी दिन बाकी थे। वो जब मसूरी से आई थी तब तन्वी को एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। उसे पता नहीं क्यों, पर ये फील आ रही थी कि जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। स्पेशली उसे विद्युत की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि जब से उसने आरव के साथ लड़ाई की है तब से ही उसके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। तन्वी अच्छे से जानती है कि आरव कितना बड़ा गुंडा है और वो विद्युत को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। वो उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, साथ में उससे भी मिलने की कोशिश करेगा, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से इन सारी चीजों को रोकेगी। वो खुद को शांत करने की कोशिश करती है और अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लग जाती है। वैसे काम करते वक्त भी तन्वी के मन में काफी ख्याल आ रहे थे, जैसे कि लारा ने कहीं पल्लवी को परेशान तो नहीं किया होगा, या फिर पल्लवी वहाँ पर कैसे रह रही होगी, कहीं वो अकेली तो नहीं पड़ गई, चिराग का क्या हुआ होगा, मेन लीड बनने के बाद क्या उसे पावर मिली होगी। तन्वी अपने ख्यालों से बाहर आती है और देखती है कि निशांत का फोन आ रहा है। उसे समझ नहीं आया कि इस वक्त निशांत उसे क्यों कॉल कर रहा है, क्योंकि जनरली वो ऐसा करता ही नहीं है। उसने जल्दी से कॉल पिक किया और कहा, क्या हुआ निशांत, सब ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तन्वी ऐसा इसीलिए कह रही थी क्योंकि डॉक्टर ने फोन करके उसे कल बताया था कि निशांत का पैर ठीक हो रहा है और वो चलने भी लग गया है। शायद 2 महीने बाद वो खुद के पैरों पर चलने लगेगा। इसके अलावा तन्वी उसे कल के बाद डिस्चार्ज भी करवा सकती है। ये खबर सुनकर वो काफी खुश हुई थी, क्योंकि फाइनली उसके भाई का पैर भी ठीक हो गया था और उसने अच्छे से उसका इलाज भी करवा दिया था। अब उसके कंधों पर से एक बोझ कम हो गया था। पर अभी अचानक से निशांत का फोन आना ये उसे परेशान कर रहा था। क्या बात हो सकती थी? पर तभी निशांत ने काफी शांत आवाज में कहा, कुछ नहीं हुआ है तन्वी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि आज मुझसे मिलने के लिए एक गेस्ट आए थे जिन्हें तुम अच्छे से जानती हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारे और विद्युत के अलावा भी मुझसे मिलने के लिए कोई आया है। तन्वी को तो समझ में नहीं आया कि वो किसकी बात कर रहा है। तभी उसने पूछा, कौन से गेस्ट आए हैं तुमसे मिलने के लिए, जरा नाम तो बताओ। उसने जैसे ही ये कहा, फोन की दूसरी तरफ से एक बहुत फैमिलियर आवाज आती है और उसने कहा, मैं हूँ तन्वी, तुमने मुझे नहीं पहचाना? जैसे ही तन्वी ने ये आवाज सुनी वो हैरान रह गई। ये किसी और की आवाज नहीं थी बल्कि आरव की थी। वो निशांत के पास क्या कर रहा है, ये सोचकर ही उसका दिल कांप उठा। उसके दिल में सबसे पहला ख्याल ये आया कि क्या वो उससे बदला लेने के लिए बेंगलुरु आया है, और उसने निशांत के बारे में कैसे पता लगाया। तन्वी ने घबराते हुए कहा, तुम बेंगलुरु कब आए और निशांत के पास क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने बताया कि निशांत उस हॉस्पिटल में है? आरव ने हंसते हुए कहा, अरे तन्वी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस यहाँ पर निशांत से मिलने के लिए आया था। देखो ना, हम दोनों एक दूसरे से कितने सालों बाद मिल रहे हैं और तुमों के सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। जहाँ तक रही इस चीज की बात की मुझे निशांत का पता कहाँ से चला, तो तुम अच्छे से जानती हो कि मेरे काफी कॉन्टेक्ट्स हैं, तो बस उन्होंने ही मेरी मदद की। वैसे मेरे लिए काफी आसान काम था। जैसे मैंने निशांत को ढूंढा वैसे मैं तुम्हें और विद्युत को भी ढूंढ सकता हूँ। मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तन्वी बुरी तरीके से घबरा जाती है, कहीं वो निशांत को कुछ कर ना दे। तभी उसने कहा, देखो आरव, तुम्हें जो भी कहना है या करना है वो तुम मुझे कहो, निशांत को इन सब में मत घसीटो। अगर तुमने निशांत को कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आरव ने कहा, अरे तन्वी, भला मैं निशांत को क्यों कुछ करूंगा? मैं तो बस ऐसे ही मिलने के लिए आया था। वैसे क्या तुम यहाँ पर आना पसंद करोगी? तन्वी ने कहा, ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रही हूँ, और हाँ, निशांत से दूर रहना। तन्वी जल्दी से कपड़े बदल कर बाहर जाती है, टैक्सी लेती है और सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है। रास्ते में उसका दिल जोरों से धड़क रहा था।
वो बस यही उम्मीद कर रही थी कि कहीं निशांत को कुछ हो ना जाए, कहीं आरव उसे कुछ कर ना दे या फिर कहीं उसका बदला उससे ना ले ले। वैसे तो बेंगलुरु एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर वो अपना हुक्म चला सके, पर फिर भी वो काफी नर्वस थी क्योंकि वो आदमी कुछ भी कर सकता है। 20 मिनट में वो हॉस्पिटल भी पहुंच जाती है और भागते हुए निशांत के वार्ड की तरफ मुड़ती है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, वो सुन सकती है कि अंदर से हंसी मजाक की आवाजें आ रही है। इसका मतलब अभी तक सब कुछ ठीक था। फिर उसने दरवाजा खोला तो देखती है कि निशांत अपने बेड पर बैठे हुए हंस रहा है। उसे देखकर तन्वी को काफी अच्छा लग रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ सामने सोफे पर आरव अपने एक पैर को फोल्ड किए हुए बैठा हुआ था। आरव भी सोफे पर बैठा हुआ हंस रहा था। तो वहीं निशांत ने हंसते हुए कहा, ओह, ये तो बहुत फनी है। मैंने आपकी कभी ये साइड नहीं देखी थी। मुझे तो लगता था कि आप हमेशा गुस्से में रहते हैं, पर इतने टाइम बाद आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है। और आपने मुझे इतनी फनी बात बताई, सच में मेरा तो हंस हंस के पेट ही दुख गया। पर ये तो बताइए कि उसके बाद आखिर में तन्वी ने क्या किया? निशांत ने नोटिस नहीं किया था कि तन्वी अंदर ही खड़ी है। तभी आरव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यह तो तुम्हें तुम्हारी बहन से पूछना चाहिए कि इसके बाद क्या हुआ। इतना कहने के बाद निशांत दरवाजे की तरफ देखता है और उसे एहसास होता है कि तन्वी वहीं पर खड़ी है। वो जल्दी से खड़ा होकर आता है और तन्वी को काफी खुशी से कहता है, अरे तुम आ गई, मुझे तो लगा था कि तुम्हें टाइम लग जाएगा। खैर चलो अच्छा है। आरव भैया भी अभी कुछ देर पहले ही मुझसे मिलने के लिए आए हैं और अब तुम भी आ गई। कितना अच्छा हुआ ना, हम तीनों आराम से बैठकर साथ में बातें कर सकते हैं। वैसे मैं काफी टाइम बाद इनसे मिल रहा हूँ, पर ये पहले से बहुत अच्छे हो चुके हैं। ये पहले जैसे सीरियस नहीं रहे एंड ये काफी फनी भी हो चुके हैं। तन्वी, तुम्हें भी इनसे बात करके देखना चाहिए। सच में तुम्हारा दिल भी खुश हो जाएगा। ये जब से आए तब से मुझे इतना हंसा चुके हैं कि मेरा पेट दुखने लग गया है। तन्वी बहुत ध्यान से निशांत की बात सुन रही थी और उसको ये चीज काफी सरप्राइजिंग लगी, क्योंकि बचपन में जब वो लोग साथ घूमा करते थे तब आरव निशांत को पसंद नहीं करता था। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि तन्वी के फादर निशांत को हमेशा उसके साथ भेजा करते थे, जो चीज आरव को पसंद नहीं आती थी। निशांत को भी बचपन में ये चीज बहुत खराब लगती थी, क्योंकि सब बच्चे साथ में रहते थे पर आरव को सिर्फ उसी से प्रॉब्लम हुआ करती थी। और जब वो बड़ा हुआ तब निशांत को समझ में आ गया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आरव तन्वी को पसंद करता था और क्योंकि निशांत हमेशा तन्वी के साथ रहता था, इसीलिए आरव उसे तन्वी से दूर भगाने का मौका ढूंढता रहता था। निशांत को आरव से एक टाइप पर डर भी लगता था और साथ में वो उससे दोस्ती भी रखना चाहता था। शायद इसकी वजह तन्वी थी। तन्वी ने पहले आरव की तरफ देखा कि आखिर में किस चीज के बारे में वे बात कर रहे हैं, पर आरव उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तब उसने निशांत से पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? मैं अभी अभी आई हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं है। निशांत ने उसे हंसते हुए बताया, हम लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। मुझे अभी भी भैया ने बताया कि तुम बचपन में कितनी बुद्धू थी। एक बार पापा ने तुमसे ये पूछा कि तुम उन्हें ज्यादा पसंद करती हो या फिर आरव भैया को। आरव भैया ने तुम्हें एक चॉकलेट दी और तुमने पापा को कहा कि तुम इन्हें ज्यादा पसंद करती हो। पापा को ये सुनकर काफी गुस्सा भी आया था, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। और तन्वी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम एक चॉकलेट लेने के बाद ही भैया की साइड चली गई। मैं तो अभी भी इमेजिन कर सकता हूँ कि ये सुनने के बाद पापा जरूर हैरान रह गए होंगे। पता नहीं उस वक्त मैं कहाँ पर था। खैर, इन्होंने इतने सारे कई इंसिडेंसेस बताए हैं जहाँ पर तुमने हमेशा इन्हें चूज किया। तुम दोनों जरूर काफी अच्छे दोस्त रहोगे। इतना सुनने के बाद तन्वी आरव को देखने लग जाती है। उस टाइम पर तन्वी की फैमिली और आरव की फैमिली दोस्त हुआ करती थी। उन्होंने तन्वी की फैमिली को देखकर ही बिजनेस शुरू किया था, पर बाद में वो लोग दिन पर दिन स्ट्रांग होते गए और तन्वी की फैमिली कमजोर। तन्वी के फादर जो बिजनेस किया करते थे उसमें भी वो फेल होने लग गए और देखते ही देखते उनकी फैमिली बैंक करप्ट हो गई। उस टाइम पर तन्वी काफी बच्चों के साथ खेला करती थी। ये अतीत था और अभी बात अलग है। अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, सब लोग बड़े हो गए एंड सबकी एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स भी चेंज हो चुकी है। तन्वी खुद को संभाल रही थी कि तभी उसका हाथ फिर से शिवर करने लगता है। वो जल्दी से अपने हाथ को पॉकेट के अंदर डाल लेती है ताकि कोई भी उसे नोटिस ना करे, पर आरव ने देख लिया था।
इसके बाद वो भी सामने लगी चेयर पर बैठ जाती है ताकि उन लोगों से बात कर सके। वो लोग कुछ देर बैठकर बातें करते हैं कि तभी निशांत घड़ी की तरफ देखकर कहता है, ओफो तन्वी, मैं तो तुमसे बातें करने में इतना ज्यादा गुम हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी रिहैब ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। मुझे अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए तुम दोनों बैठकर आराम से बातें करो, मैं बाद में मिलूंगा। तन्वी इससे पहले कि निशांत को कुछ भी कहती, आरव ने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा, हाँ हाँ जल्दी जाओ, ये तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और अगर ट्रेनिंग नहीं करोगे तो स्कूल कैसे जाओगे? जल्दी से अपना पैर ठीक करो ताकि तुम वापस से स्कूल जा सको। निशांत ने उसे एक स्माइल देकर कहा, हाँ, और वो वहां से चला गया। निशांत के जाने के बाद तन्वी आरव की तरफ मुड़ती है और फिर उसने पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? तुम्हें किसने बताया कि निशांत यहाँ पर है? देखो आरव, अगर तुमने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, चाहे फिर मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आरव ने कहा, अरे तन्वी शांत हो जाओ, तुम हर वक्त मुझे देखकर इतना गुस्सा क्यों करती हो? क्या ये तुम्हारी आदत बन चुकी है? थोड़ा प्यार भी दिखाया करो, मुझे अच्छा लगेगा। तन्वी ने थोड़े गुस्से में कहा, अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम्हें देखकर कोई प्यार नहीं आता है, तो इसीलिए इन सब की उम्मीद तो तुम छोड़ ही दो और मुझे सीधे सीधे ये बताओ कि तुम बेंगलुरु में क्या कर रहे हो? आई एम श्योर कि तुम यहाँ पर बिजनेस के काम से तो नहीं आए होगे, तो इसका बहाना मुझे मत देना प्लीज। आरव ने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ पर बिजनेस के काम से नहीं आया हूँ, पर मैं यहाँ बहुत ही स्पेशल काम के लिए आया हूँ और तुम्हें पता है वो काम है, मैं तुम्हें अपने साथ घर लेकर जाना चाहता हूँ। तन्वी ने गुस्से में कहा, व्हाट? ये पॉसिबल नहीं है। आरव, मैं तुम्हें 1000 बार बता चुकी हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं चल रही हूँ, तुम्हें इतनी सी चीज समझ क्यों नहीं आती? आरव ने कहा, अगर शादी ही इतनी बड़ी दिक्कत है तो तुम डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती? छोड़ दो उस विद्युत को, डिवोर्स ले लो उससे। तन्वी ने कहा, आरव तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं विद्युत को डिवोर्स कभी नहीं दूंगी। आरव ने कहा, मैं कोई पागल नहीं हूँ, ना ही कोई बकवास कर रहा हूँ, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम दोनों डिवोर्स ले लो। देखो, तुमने शादी कर ली, मैं इस चीज का कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हारा डिवोर्स करवा सकता हूँ। तन्वी, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ, तो फिर तुम किसी दूसरे लड़के के साथ शादी कैसे कर सकती हो? तुमने ये करने की सोची भी कैसे? खैर, जो हो गया सो हो गया, अब जो मैं कह रहा हूँ वो करो, उस विद्युत को डिवोर्स दे दो। जब आरव ये सब कुछ कह रहा था तब उसने तन्वी का हाथ काफी जोर से पकड़ लिया था और वो काफी गुस्से में भी लग रहा था। तन्वी तो ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गई। तन्वी अच्छे से जानती है कि आरव स्ट्रांग है, उसके पास पावर है और वो उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है, पर वो खुद को कमजोर नहीं पड़ने देगी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे खुद के लिए फाइट करनी ही पड़ेगी। तभी उसने कहा, आरव मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं चल रही हूँ और ना ही कभी चलूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अगर तुम्हें ये बात समझ नहीं आती तो ये तुम्हारी दिक्कत है, मेरी नहीं। एक और चीज अपने दिमाग में बिठा लो, मैं विद्युत को डिवोर्स कभी नहीं दूंगी। इस चीज के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा है और आगे भी नहीं सोचूंगी। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, तुम तो बिल्कुल भी नहीं। आरव ने उस पर काफी तेज चिल्लाते हुए कहा, बंद करो अपनी ये बकवास, चुपचाप वही करो जो मैं कह रहा हूँ, वरना किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। आरव काफी गुस्से में था और ये चीज तन्वी फील कर सकती थी। वैसे तो ये सही टाइमिंग नहीं थी, पर वो आरव को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहती थी। तभी उसने भी उसकी आंखों में देखते हुए बहुत कॉन्फिडेंटली कहा, इस दुनिया में अगर मैं किसी इंसान से सच्चा प्यार करती हूँ तो वो विद्युत है। मैंने शुरुआत से सिर्फ उसी इंसान से प्यार किया है और आगे भी करती रहूंगी। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। जैसे ही तन्वी ने ये कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ विद्युत से ही प्यार करती है, तो ये सुनकर आरव काफी गुस्सा हो जाता है। ये वर्ड्स किसी हार्ट अटैक से कम नहीं थे। आरव ने ये चीज तन्वी से एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसे लगा था कि तन्वी भी उसे उतना ही पसंद करती है जितना वो उसे करता है, पर यहाँ आरव को कुछ दूसरी चीज सुनने को मिल रही थी। ये उसके लिए काफी शॉकिंग था। आरव अभी भी इस चीज को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं था। तभी उसने एक फीकी सी स्माइल देते हुए कहा, तन्वी, तन्वी तुम हमेशा ही ऐसा क्यों करती हो? क्यों तुम हमेशा जिद पर अड़ जाती हो? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे छूट क्या रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे ये परेशान करने के लिए बोल रही हो तो प्लीज ऐसा मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम बचपन से ही जिद्दी रही हो, पर ये अलग टॉपिक है। तुम इसे जिद करके क्यों बैठी हुई हो?
देखो, उस विद्युत को डिवोर्स दे दो और मेरे पास आ जाओ। मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, एक स्टेटस है। वो तो एक सिंपल सा एक्टर है। तन्वी को समझ नहीं आया कि आरव इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। जब उसने सारी सच्चाई बता दी है तब भी आरव ये समझने को तैयार ही नहीं है कि वो उसकी नहीं हो सकती। वो विद्युत को डिवोर्स नहीं दे सकती है। इससे पहले कि तन्वी आरव को कुछ भी समझाती, आरव ने उसे धीरे से कहा, मैं जो चाहता हूँ उसे पाकर रहता हूँ, और ये चीज तन्वी तुम बहुत अच्छे से जानती हो। जिस लड़की को मैं पसंद कर लेता हूँ वो मेरी होती है, चाहे फिर मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं सब करके रहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा, चाहे मुझे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना देनी पड़े। तन्वी ने भी उसे मुंह पर जवाब देते हुए कहा, आरव, तुम बेंगलोर में हो, मसूरी में नहीं। वहाँ पर तुम्हारा राज चलता होगा, यहाँ तुम्हारी पावर काम नहीं आएगी। इसीलिए मेरे साथ बदतमीजी करने की सोचना भी मत, ना ही अपनी फोर्स यूज करने की सोचना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं चिल्ला दूंगी, और तुम्हें पता है, अगर मैं एक बार चिल्ला दी तो सीधा पुलिस यहाँ पर आ जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जेल जाने का शौक है। इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम्हें जेल जाना पड़ जाए। आरव ने उसे स्माइल देते हुए कहा, चलो, ये देखकर तो अच्छा लग रहा है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं जेल जा सकता हूँ, इसीलिए तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हो। इसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर जो मैंने कहा है उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। तन्वी के पास अब जवाब नहीं बचा था। तभी आरव ने वापस कहा, तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं इतना डरपोक नहीं हूँ कि इन छोटी मोटी चीजों से डर जाऊंगा। पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। आरव को पता था कि उसकी पावर बेंगलुरु में काम नहीं कर सकती। ऐसा नहीं था कि वो डर गया था या फिर उसे अपनी पावर पर डाउट हो रहा था, पर उसका जितना बस उत्तराखंड के साइड में चलता है उतना इस साइड नहीं चल सकता था। पर फिर भी आरव ने हार नहीं मानी। वो जिद पर आ चुका था, इसीलिए अब उसके इरादों को बदलना काफी ज्यादा मुश्किल था। तभी उसने कहा, वैसे तन्वी, तुम जानती हो कि विद्युत ने तुम्हारे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। उसने उस फिल्म को छोड़कर क्या सैक्रिफाइस किया है। तन्वी ने कहा, नहीं, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है। क्या सैक्रिफाइस किया है विद्युत ने? आरव ने कहा, उसने उस रोल को छोड़ने के लिए, फिल्म छोड़ने के लिए प्रोडक्शन को 50 लाख रुपए की पेनाल्टी दी है। जैसे ही तन्वी ने यह सुना वो हैरान रह गई। उसके मन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि क्या सच में विद्युत ने उसके लिए प्रोडक्शन को पेनाल्टी के तौर पर 50 लाख रुपए दिए? ये काफी बड़ी अमाउंट थी। वैसे भी विद्युत सिर्फ एक्टिंग करके ही पैसे कमाता है, और इतने सालों के हार्ड वर्क के बाद उसने बहुत मेहनत से पैसे जमा किए हैं। वो अभी अभी 50 लाख रुपए का फाइन भी भर कर आया है। शायद इसीलिए यहाँ आने के बाद वो इतनी मेहनत कर रहा है ताकि वापस से उन पैसों को जोड़ सके। किसी भी फेमस एक्टर के लिए कीमत कुछ ज्यादा नहीं है, पर विद्युत के लिए ज्यादा थी, क्योंकि वो काफी मेहनत से पैसे कमाता था, न कि दूसरे इलीगल काम करके। इंडस्ट्री में काफी सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि दूसरे बिजनेस करते हैं। उनका भी अंडरवर्ल्ड के साथ रिलेशन रहता है, जहाँ से उन्हें पैसे सप्लाई होते हैं। पर विद्युत का ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। शायद इसीलिए आज भी उसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। बस इतने हैं कि वो अपनी फैमिली को अच्छे से पाल सकता है। जब से वो मसूरी से लौटा है तब से दिन रात काम कर रहा है। तन्वी ने तो उसे ठीक तरीके से देखा भी नहीं है। यहाँ तक कि जब वो रास्ते में थे तब भी विद्युत काम ही कर रहा था। पर तन्वी इन सबके बारे में कुछ नहीं जानती थी। उस दिन सेट पर वो नहीं आई थी, और सेट से लौटने के बाद विद्युत ने भी उसे कुछ नहीं बताया था। बस इतना ही कहा था कि उसने फिल्म छोड़ दी है। पर तन्वी नहीं जानती थी कि फिल्म को छोड़ने के पीछे उसने इतनी बड़ी अमाउंट पे की है। जब उसने आरव के मुंह से ये सुना तो वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील करने लग गई। तन्वी को सच में नहीं लगा था कि विद्युत ने उसके लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस किया है। सबसे पहले उसने अपनी फेवरेट फिल्म को छोड़ दिया। फिल्म के साथ साथ उसे अपना रोल भी छोड़ना पड़ा। इसके बाद उसे प्रोडक्शन को पेनाल्टी फीस भी दी, और अब वो पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रहा है। आखिर में ये सब कुछ हुआ तो उसकी वजह से ही था। तन्वी ने कहा, ओह माय गॉड, मुझे तो विद्युत ने इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसने मेरे लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। मैं कितनी सेल्फिश हूँ। आरव ने कहा, तुम सेल्फिश नहीं हो, तुम तो मेरी क्वीन हो। और हाँ, एक चीज तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, अगर तुम इसी तरह से जिद पर अड़ी रही, तुमने विद्युत को डिवोर्स नहीं दिया तो वो एक दिन सड़क पर आ जाएगा। तुम अच्छे से जानती हो कि मेरे पास कितनी पावर है और मेरा इंडस्ट्री में कितना नाम चलता है। इसीलिए मेरी बात मान लो, उसे छोड़ दो, वरना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तुम सभी सड़क पर आ जाओगे और ये देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तन्वी ये सुनकर पैनिक करने लगती है। क्या सच में विद्युत को आरव से खतरा हो सकता है? क्या अब विद्युत को आरव से लड़ना पड़ेगा? तभी तन्वी ने गुस्से में कहा, आरव, अपनी हद पार मत करो। आरव ने भी कहा,
मैं अभी तक बहुत शांत हूँ और मैंने अपनी कोई हद पार नहीं की है, पर मुझे मजबूर मत करो तन्वी। मुझे हद पार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिलहाल मैं विला नंबर 8 नेमी सागर कॉलोनी में रुका हुआ हूँ। ये मेरा पर्सनल विला है जहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं रहता। मैं अभी फिलहाल बेंगलुरु में ही हूँ और उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आओगी। उम्मीद करता हूँ कि ये दिन मुझे जल्दी देखने को मिलेगा। इतना कहने के बाद आरव गुस्से से बाहर की तरफ जाने लगता है। वो बाहर निकला ही था कि तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, पर निशांत को कहना कि मैं उससे मिलने के लिए कल जरूर आऊंगा और उसके लिए काफी नई चीजें भी लेकर आऊंगा, तो वो मेरा इंतजार करे। फिर उसने तन्वी को अपने डेविल स्माइल देते हुए कहा, उसे कहना कि वो जल्दी रिकवर हो जाए और अपना अच्छे से ध्यान रखे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कोई भी दूसरा एक्सीडेंट हो। पहले उसने बहुत कुछ सहन कर लिया है, तो अब उसे बाकी सारे एक्सीडेंट से बचकर रहना होगा। जैसे ही आरव ने ये कहा तो तन्वी को समझ आ गया कि उसका ये सब कहने के पीछे क्या रीजन था। डेफिनेटली वो ये सब करके विद्युत से बदला लेने के लिए निशांत का इस्तेमाल करेगा। अब वो निशांत को मोहरा बनाकर तन्वी को ब्लैकमेल करेगा ताकि तन्वी वो सारी चीजें करे जो आरव चाहता है। इतना कहने के बाद भी काफी तेजी से वो दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। तन्वी इस वक्त काफी हेल्पलेस फील कर रही थी, क्योंकि आरव के इतने कॉन्टेक्ट्स हैं कि अगर वो निशांत को यहाँ से कहीं भी दूसरी जगह शिफ्ट करेगी तो भी उसे पता चल जाएगा। और अब वो निशांत का सहारा लेकर उससे अपने काम पूरे करवाना चाहता है। पहले तो वो उसे धमकी दे रहा था, पर अब उसने उसे ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया। पता नहीं ये चीजें आगे चलकर कितनी बिगड़ने वाली थी। निशांत के बारे में सोचकर ही तन्वी का दिल धड़कने लग जाता है। वो अपने भाई को कुछ भी नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि एक वही फैमिली मेंबर है जो इस वक्त उसके पास बचा था। अगर निशांत को कुछ भी हो गया तो तन्वी खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। तन्वी को तो कुछ भी समझ नहीं आता और वो वहां से जल्दी से विद्युत को कॉल मिला देती है, क्योंकि अब उसके पास आखिरी ऑप्शन वही बचा था। विद्युत ही उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता था। विद्युत ने कॉल उठाया और कहा, हेलो तन्वी, क्या बात है? तुमने इस टाइम मुझे याद किया? क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? विद्युत हर बार की जैसे बहुत शांत था, जैसे कि उसके ऊपर कोई टेंशन ही ना हो। तो वहीं तन्वी काफी ज्यादा घबरा रही थी और तन्वी ने घबराते हुए कहा, विद्युत, आरव यहाँ आया हुआ है। विद्युत ने तन्वी की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे पता है कि वो बेंगलुरु में है, पर तुम चिंता मत करो, कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। तन्वी को ये सुनकर थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। उसे अच्छा लग रहा था कि विद्युत ने सब संभालने के लिए कहा है। उसका दिल जो इतनी तेजी से धड़क रहा था वो भी शांत होने लगता है। तन्वी को एक बार के लिए ये चीज रियलाइज हो गई थी कि विद्युत उसके साथ रहेगा तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, न ही उसके भाई को। इसके बाद तन्वी ने कहा, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम पर विश्वास कर लेती हूँ। वैसे इस वक्त तुम कहाँ पर हो? विद्युत ने कहा, मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग में हूँ। तन्वी ने कहा, ओ, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हो। विद्युत ने कहा, अरे नहीं नहीं, तुमने मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं किया है। वैसे भी हम लोगों ने छोटा सा ब्रेक लिया था और इसी टाइम तुम्हारा फोन आ गया, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है। हाँ, अगर तुम कुछ देर बात करती तो शायद मैं तुमसे बात नहीं कर पाता। तन्वी ने कहा, अच्छा, तुम्हारी बिजनेस मीटिंग कैसी चल रही है? विद्युत उसका ये सवाल सुनकर हंसने लग जाता है और तभी उसने हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, तन्वी, क्या तुम इन सब चीज की चिंता कर रही हो कि मैं फ्यूचर में बैंक करप्ट ना हो जाऊं या फिर मैं अपनी फैमिली को पालने में कामयाब ना हो पाऊं? तन्वी ने काफी देर इस चीज का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानती कि इस वक्त विद्युत काफी डिफिकल्टी फेस कर रहा है। उसने अभी अभी अपनी एक फिल्म छोड़ी है, आगे पता नहीं उसे दूसरी फिल्म कब मिलेगी। साथ में उसने खुद की कंपनी खोली हुई है, तो उसे वहाँ के एक्सपेंसेस भी देखने पड़ते हैं। तभी तन्वी ने कहा, इट्स ओके विद्युत, अगर कभी ये टाइम आया भी तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। मैं भी जॉब करूंगी और हम दोनों इतनी मेहनत करके पैसे इकट्ठे करेंगे कि हमें कभी गरीबी वाले दिन नहीं देखने पड़ेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। विद्युत ये सुनकर खुश हो जाता है और फिर उसने हंसते हुए कहा, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम इतनी स्ट्रांग हो। तुमने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। आई एम ग्रेटफुल टू हैव यू। तन्वी ने जब ये सुना तो उसके गाल शर्म के मारे लाल हो गए। विद्युत के मुंह से खुद की तारीफ सुनकर तन्वी को हमेशा अच्छा ही लगता है, पर आज उसे कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही थी, शायद इसीलिए क्योंकि विद्युत ने कहा था कि वो उसे लेकर प्राउड फील करता है। तन्वी ने कहा,
मेरी इतनी तारीफ करने के लिए थैंक यू। वैसे अब तुम्हें काम करना चाहिए, तुम मीटिंग में हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। जब तुम घर आ जाओगे तब हम आराम से बातें करेंगे। अब मैं फोन रखती हूँ, अपना ध्यान रखना। विद्युत ने कहा। ओके बाय, लव यू। तन्वी ने कहा बाय एंड लव यू टू। इसके बाद वो दोनों कॉल कट कर देते हैं। विद्युत अपने ऑफिस बिल्डिंग में खड़ा हुआ था और जैसे ही उसने फोन रखा तब उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो उस वक्त अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ मीटिंग कर रहा था। अमृत उसके पीछे आकर खड़ा होता है और उसे रिपोर्ट करता है। विद्युत, पिछले महीने हमने जिन 2 आर्टिस्ट को साइन किया था वो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए कह रहे हैं। मैंने 2-4 लोगों से पूछा कि आखिर में वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्यों छोड़कर जा रहे हैं। तब मुझे पता चला कि अभी कोई नई कंपनी इस्टेब्लिश हुई है जिसका नाम महेश्वरी एंटरप्राइजेस है। वो भी एक यंग आर्टिस्ट को इंडस्ट्री में प्रमोट करने में मदद करती है। उन्होंने हमारे दोनों आर्टिस्ट को ज़्यादा पैसे ऑफर किए, साथ में ये प्रॉमिस भी किया कि वो उन्हें इंडस्ट्री में अच्छा काम दिलाएंगे। इसीलिए वो लोग हमें छोड़कर उनके पास जा रहे हैं। जैसे विद्युत ने ये सुना तो वो शॉक रह जाता है। माहेश्वरी एंटरप्राइजेस यानी ये कंपनी आरव की थी। उसे नहीं पता था कि आरव ने उससे बदला लेने के लिए इतने कम टाइम में अपनी खुद की कंपनी भी शुरू कर दी। साथ में वो उसके आर्टिस्ट को भी छीनने की कोशिश कर रहा है ताकि विद्युत के ऊपर मुसीबत आए और उसकी कंपनी लॉस में चली जाए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आरव इस हद तक नीचे गिर सकता है। अब विद्युत को वो पर्सनली टारगेट करने लग गया है। विद्युत ने कहा, ठीक है, अगर वो हमारी कंपनी को छोड़कर जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, तुम इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि वो अपनी पेनाल्टी अमाउंट पूरी भर के जाए। वैसे भी मुझे इस कंपनी में उन लोगों की ज़रूरत नहीं है जो हमें लेकर लॉयल नहीं है। विद्युत को थोड़ा बुरा ज़रूर लग रहा था क्योंकि उसकी कंपनी में कुछ ऐसे ही अच्छे आर्टिस्ट बचे हैं जिनके जरिए वो इंडस्ट्री में खुद के बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकता है। वो उन आर्टिस्ट का सहारा लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं, इसी से उनका बिजनेस भी ग्रो होता। पर अब ऐसा लगता है कि चीज़ें उनके फेवर में नहीं हो रही है। विद्युत ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, अरे हाँ, मुझे अभी याद आया कि चिराग का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर होने जा रहा है। ये सुनकर अमृत को थोड़ी खुशी होती है, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता उसका फ़ोन बजने लगता है। कॉल पिक करने के बाद वो 5 मिनट बात करता है और वापस विद्युत को कहता है, विद्युत, ऐसा लगता है कि हमारा बहुत बुरा टाइम चल रहा है। पहले एक मुसीबत कम नहीं हुई थी कि अब दूसरी मुसीबत आ गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी। हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। विद्युत ने कहा, अब क्या हो गया, किसका फोन था और उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम ये सारी बातें कह रहे हो। अमृत ने कहा, विद्युत, मुझे अभी अभी ये इन्फॉर्मेशन आई है कि जिन इन्वेस्टर्स के साथ हमने 2 हफ्ते पहले डील की थी उन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट हमारी कंपनी में इन्वेस्ट भी किया था। अब वही लोग अपनी कैपिटल वापस मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें उनकी इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाए। इस टाइम पर हमारी कंपनी के पास इतना कैश नहीं है कि हम उन पर डिपेंडेंट रह सके। इनकी इन्वेस्टमेंट हमारा आखिरी ऑप्शन था। इन्हीं लोग से हम लोग अपने स्टाफ की सैलरी पे करने वाले थे और अगर यही अपना पैसा वापस ले लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारी कंपनी के अंदर कुछ भी बचेगा। अमृत ने विद्युत को बर्बाद होने वाली बात इसीलिए कही थी क्योंकि जो 50 लाख विद्युत फिल्म की पेनाल्टी के तौर पर देकर आया है वो पैसा उसे अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना था। उसने इसी पैसे को फ्यूचर के लिए बचा कर रखा था, पर क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ऐसी आ गई थी इसीलिए उसे ये सारे पैसे प्रोडक्शन को देने पड़े थे। अब वो लोग एक तरह से कंगाल होने वाली सिचुएशन में आ गए थे। उन्हें अपनी कंपनी के स्टाफ की सैलरी पे करनी थी। इसके अलावा भी कई दूसरे काम थे जहाँ पर उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत थी। उनकी कंपनी नई नहीं है इसीलिए उनके पास इन्वेस्टर्स नहीं थे और जो थे वो भी अपना हिस्सा वापस ले रहे थे। इसका मतलब विद्युत बुरी तरह से फंस गया था। ऑफिस का रेंट और बिजली के बिल के साथ कई सारे बिल्स थे जो कि पे करने थे और अपने घर चलाने के लिए भी उसे पैसे चाहिए थे। ये सब कैसे मैनेज होता? अमृत को तो ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी टेंशन हो गई थी, पर विद्युत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ा है। अमृत को कुछ समझ नहीं आता और उसने विद्युत से कहा, अगर हम मिलकर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते तो क्या हम तुम्हारी फैमिली से मदद मांग सकते हैं? क्या हम तुम्हारे फादर को इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कह सकते हैं? वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो हमारी कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे और उनके इन्वेस्टमेंट से हमें काफ़ी फ़ायदा भी होगा। विद्युत, ज़रा सोचो। विद्युत अमृत को थोड़े गुस्से से देख रहा था और उसे भी समझ में आ गया कि शायद उसने काफी गलत बात कह दी है। उसे विद्युत के सामने उसके फादर की बात नहीं करनी चाहिए थी। तभी उसने माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी टेंशन में आ गया था। भूल जाओ मैंने अभी भी जो भी कहा। मुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं बस कंपनी की तरफ से सोच रहा था। मैं भूल गया था कि इससे तुम्हें बुरा लग सकता है। आई एम सो सॉरी विद्युत, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था।
हॉस्पिटल से सीधा घर आ जाती है ताकि विद्युत के लिए अच्छा खाना बना सके। आज वो काफी टेंशन में लग रहा था, इसीलिए तन्वी ने सोचा कि उसे अच्छा सा डिनर सरप्राइज देना चाहिए ताकि उसके सारे दिन की थकान उतर जाए। जैसे ही तन्वी टैक्सी करके घर पहुंचती है और अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, तब उसे कहीं से बहुत तेज हंसने की आवाज आई। तन्वी को समझ नहीं आया कि उसके घर में इतनी तेज हंसने की आवाज कैसे आ रही है। क्या सुप्रिया से कोई मिलने के लिए आया है? वो जल्दी से सुप्रिया के कमरे की तरफ जाती है और जब उसने दरवाजे के पास खड़े होकर सुना, तब उसे समझ में आया कि हाँ, हंसने की आवाज अंदर से ही आ रही है। साथ में सुप्रिया किसी से बात भी कर रही है, शायद उनसे मिलने के लिए कोई आया होगा। जब तन्वी ने कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो उसे एक लड़की बैठी हुई दिखती है जिसने सुप्रिया का चेहरा कवर किया हुआ था। वो अपनी पीठ करके बैठी हुई थी। तभी अंदर जाकर वो धीरे से कहती है, मॉम मैं आ गई। सुप्रिया खड़ी होती है और उसे एक बड़ी सी स्माइल देकर कहती है, आओ तन्वी, मैं तुम्हें मेरी नई दोस्त से मिलवाती हूँ। जैसे ही सुप्रिया ने ये बोलना खत्म किया, वो लड़की अचानक से उठ जाती है और तन्वी उसे देखकर हैरान रह जाती है। फिर उसने हैरानी से कहा, आस्था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आस्था ने कहा, हाँ ये मैं ही हूँ, पर तुम इतना शॉक क्यों हो रहे हो? ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो। तन्वी ने कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर तुम यहाँ पर कैसे? आस्था ने कहा, दरअसल कल आंटी सत्या से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई थी और जब उन्हें ये पता चला कि मैं ही सत्या का ध्यान रख रही हूँ तो इन्हें काफी खुशी हुई और उन्होंने मुझे घर पर इनवाइट किया, तो मैं उनसे मिलने के लिए आ गई। वैसे भी आज मेरी छुट्टी थी। तन्वी को समझ में आ गया कि सुप्रिया ऐसा क्यों कर रही है। वो ओल्ड होती जा रही है, इसीलिए लोगों के साथ फ्रेंडली हो रही है ताकि अपना टाइम पास कर सके। शायद इसीलिए उन्होंने आस्था के साथ में भी दोस्ती करने की कोशिश की। तन्वी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मॉम घर पर अकेले रहकर बोर हो जाती है, इन्हें काफी अकेलापन महसूस होता है, तो जब भी तुम्हें टाइम मिले तब तुम इनसे मिलने आ जाना, इन्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। आस्था ने उसे एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा, क्यों नहीं, मुझे तो यहाँ पर आना काफी अच्छा लगेगा। मुझे भी आंटी के साथ टाइम स्पेंड करना काफी पसंद है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। उसे सुनकर सुप्रिया ने कहा, क्या आज विद्युत इतनी जल्दी घर पर आ गया और अभी तो दिन ही हो रहा है? तन्वी ने कहा, नहीं मॉम, विद्युत इतनी जल्दी घर नहीं आ सकता। मैंने भी कुछ देर पहले उससे बात की थी और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में था, तो शायद कोई और आया होगा। तन्वी ने बोलना खत्म किया ही था कि तभी उसके घर की एक नौकर भागती हुई आती है और सुप्रिया को इन्फॉर्म करती है, मैडम जल्दी से नीचे चलिए, विराट सर आए हैं। सुप्रिया तो ये सुनकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि विराट काफी टाइम बाद घर पर आया है। उस टाइम जब फैमिली का मैटर हुआ था तब विराट काफी गुस्से में घर से निकला था। उसके बाद वो उनसे मिलने के लिए नहीं आया, तो अचानक से उसे इस घर की याद कैसे आ गई? इससे पहले कि सुप्रिया उससे मिलने के लिए बाहर जाती, विराट खुद ही कमरे के अंदर आ जाता है। आज उसने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे, वरना हर बार तो वो लूज कपड़े पहनकर आ जाता था। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा था कि उस दिन शायद ग्लिटर क्लब में जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बाद से उसे अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लिया है। अब वो वैसा विराट नहीं रहा जिसे किसी की परवाह नहीं होती थी और जो अपने आप में मस्त रहता था। अब वो काफी सीरियस हो चुका था। सुप्रिया उसमें चेंज महसूस कर सकती थी, पर सबसे पहले उसने पूछा, विराट बेटा तुम अचानक से आ गए, सब ठीक तो है ना? विराट ने कहा, क्यों, मैं इस घर में नहीं आ सकता हूँ? क्या ये घर मेरा नहीं है? सुप्रिया ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इस घर में आ सकते हो, ये घर तुम्हारा ही है, पर मुझसे मिलने के लिए नहीं आते हो तुम, तो इसीलिए मैंने पूछा कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। विराट ने कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, पर मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। शायद मैं आपको डिसअपॉइंट भी कर दूं, तो उसके लिए मैं पहले से ही आपको सॉरी बोल देता हूँ। सुप्रिया के समझ में नहीं आया कि विराट ऐसा क्यों कह रहा है। तभी उसने पूछा, क्या मतलब है इसका? विराट ने कहा, क्या विद्युत भाई यहाँ पर नहीं है? सुप्रिया ने कहा, नहीं वो यहाँ पर नहीं है, पर बात क्या है? विराट ने कहा, क्या हुआ? मॉम बहुत कुछ हुआ है। क्या आपको नहीं पता उनके साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है? उनकी कंपनी के अंदर फंड्स नहीं है, वो इस वक्त पैसों की कमी से जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने स्टाफ की सैलरी तक पे नहीं की है। जो नए आर्टिस्ट आए थे वो कंपनी छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें दूसरी कंपनी में अच्छे ऑफर्स मिल गए हैं। जो इन्वेस्टमेंट पिछले 2 हफ्तों में एक नई कंपनी ने की थी, उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट भी वापस मांग लिया। इसकी वजह से उन्हें कैश की काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। उनकी कंपनी डूबने की कगार पर है। क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? क्या इन सबसे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जब विराट ने सुप्रिया को ये सारी चीजें बताई तो सुप्रिया के साथ साथ तन्वी भी हैरान रह गई क्योंकि उन दोनों में से कोई नहीं जानता था कि विद्युत के ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है। उन दोनों को सच में कोई आइडिया नहीं था कि विद्युत की कंपनी के ऊपर इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। विद्युत ने उनसे कोई भी बात शेयर नहीं की थी, इसीलिए उन्हें बड़ा झटका लगा।
सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो सब कुछ विराट के मुंह से सुन रहे थे, ना कि विद्युत के। तन्वी ने चौंकते हुए कहा, व्हाट? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? विद्युत ने तो हमें कुछ नहीं बताया। विराट ने कहा, ये पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता है? वैसे ये पॉसिबल हो चुका है और अभी कुछ दिन में ये खबर मीडिया में भी फैल जाएगी। तब आप लोग इसे टीवी पर देख लेना, शायद तब आपको यकीन हो जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बात सच है। जब भाई घर पर आएंगे तो उनसे खुद पूछ लेना। वैसे हाँ, मैं ये खबर देने के साथ साथ मॉम आपको ये भी बताने आया था कि अगर फ्यूचर में कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मेरे सामने गिड़गिड़ा लेना या फिर मदद की भीख मांग लेना। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, साथ में जिंदगी भर आपका खर्चा भी उठाऊंगा। वैसे मैं ये सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया है। इतना कहने के बाद विराट काफी गुस्से में वहां से जाने लगता है, पर तभी सुप्रिया उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। फिर उन्होंने गुस्से में कहा, विराट, तुम्हें शर्म भी आ रही है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम अपनी माँ को खुद के सामने गिड़गिड़ाने और मदद की भीख मांगने के लिए कह रहे हो? तुम कहीं नशा तो नहीं करके आए? मतलब अब ये दिन आ गया है कि मुझे तुम्हारे सामने भीख मांगनी पड़ेगी ताकि तुम मुझे पालो, मेरी मदद करो? मैंने ये दिन देखने के लिए तुम्हें पैदा नहीं किया था। विराट, तुम और विद्युत भाई हो, तुम्हारा खून का रिश्ता है, तो तुम अपने भाई की मदद क्यों नहीं कर सकते? क्यों तुम उसे इस मुसीबत में देख रहे हो? वो तुम्हारा बड़ा भाई है, उसने तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ा, हर वक्त तुम्हें सपोर्ट किया, तुम्हें सब चीजें ला कर दी, तुम्हारी कई बार जान बचाई, तो तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर सकते हो? विराट ने थोड़ा गुस्से में कहा, मैं उसकी मदद क्यों करूं? मुझे उनकी मदद करके क्या मिलेगा? मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला, क्योंकि उन्होंने आप दोनों का डिवोर्स करवाया है, साथ में आपको मुझसे छीन लिया। आप उनकी वजह से मुझे छोड़कर आ गई और उस घर में मुझे अकेले रहना पड़ा, वो भी पापा के साथ। और अब आप चाहती है कि मैं उनकी मदद करूं? इम्पॉसिबल। विराट ने कुछ देर रुकने के बाद वापस से कहा, पर हाँ, हम लोग एक चीज कर सकते हैं। सुप्रिया ने कहा, बताओ हम क्या कर सकते हैं? विराट ने कहा, आप भाई से कहिए कि वो घर पर आए, पापा से माफी मांगे और उनसे ये कहे कि उन्होंने 8 साल पहले जो भी डिसीजन लिया था वो बिल्कुल ठीक था, साथ में अपनी गलती भी माने। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो हम उनकी मदद जरूर करेंगे। सुप्रिया ने गुस्से में कहा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, विद्युत ये सब कुछ कभी नहीं करेगा, समझ में आया तुम्हें? विराट ने भी गुस्से में कहा, ठीक है, अगर वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो वो 1 महीने बाद सड़क पर आ जाएंगे, फिर वो अपने एटीट्यूड का क्या करेंगे आप लोग देख लेना। इतना कहने के बाद विराट काफी गुस्से में वहां से चला जाता है। सुप्रिया विराट की बातों से काफी ज्यादा हर्ट हुई थी, साथ में वो सदमे में भी चली गई थी, क्योंकि उनके बेटे के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। साथ में उनका छोटा बेटा कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था। तभी तन्वी ने उन्हें संभालते हुए कहा, मॉम प्लीज आप पैनिक मत करिए, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आस्था ने भी उन्हें संभालते हुए कहा, आंटी, तन्वी बिल्कुल ठीक कह रही है, आप हार्ट पेशेंट हैं, आप इतनी टेंशन नहीं ले सकती हैं, प्लीज गहरी सांस लीजिए और खुद को शांत रखिए। तन्वी ने कहा, आस्था तुम चिंता मत करो, मैंने संभाल लूंगी, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। आस्था को भी लगा कि ये उनका फैमिली मैटर है तो उसे इन सबसे दूर ही रहना चाहिए, इसीलिए वो तन्वी को बाय बोलकर वहां से चली आती है। आस्था उनके घर से बाहर आ गई थी और वॉक करने लगी थी, क्योंकि उसका इस वक्त घर जाने का मन नहीं हो रहा था। साथ में भी कुछ देर पहले तन्वी के घर में जो ड्रामा हुआ वो उसके बारे में भी सोच रही थी। आस्था को लग रहा था कि विराट बहुत अच्छा इंसान होगा, उससे ज्यादा कोई काइंड हो ही नहीं सकता, पर अभी भी उसने जो विराट का रूप देखा था उसके बाद तो उसे खुद की पसंद पर ही डाउट होने लग गया था। विराट का उस दिन का बिहेवियर और आज का बिहेवियर बहुत अलग था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो उन्हीं का बेटा है। कोई अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे बर्ताव कर सकता था? वो इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? साथ में उसने अपने भाई की मदद करने से भी मना कर दिया था। आस्था को विराट की सबसे घटिया चीज ये लगी थी कि वो अपनी माँ को खुद के पैरों में गिरने के लिए कह रहा था। कोई बेटा अपनी माँ को ये कैसे कह सकता है? वो चलते चलते एक गार्डन में पहुंचती है, जहाँ पर उसने विराट को सिगरेट पीते हुए देखा। आस्था उससे काफी सारे सवाल करना चाहती थी, पर उसे लगा कि शायद ये सही टाइम नहीं है। फिर वो काफी देर तक विराट को दूर से देखती रहती है। वो काफी सिगरेट अपने अंदर कंज्यूम कर रहा था, जिसकी वजह से उसे खांसी आने लग गई। आस्था एक नर्स थी, इसीलिए उसे उसकी फिक्र हो रही थी। वो काफी हिम्मत करके विराट के पास जाती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तभी विराट भी उसे देखने लग जाता है। फिर आस्था ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि ये चीज बोली जानी चाहिए या नहीं, पर सुप्रिया आंटी को दिल की बीमारी है, यानी वो हार्ट पेशेंट है। वो इतना बड़ा शॉक आसानी से सहन नहीं कर सकती। शायद आपको नहीं पता होगा, पर दिल के मरीज वाले लोगों को ऐसी खबरों से दूर रखा जाता है।
क्योंकि ऐसी शॉक वाली खबर उन्हें हार्ट अटैक दिलवा सकती है। शायद इन सब की वजह से वो टेंशन ले ले और उनकी डेथ हो जाए। इसीलिए अगली बार से उनके सामने ये सारी चीजें मत कहना। जब विराट ने आस्था के मुंह से ये सुना तो वो हैरान रह गया। आस्था उसका ये रिएक्शन देखकर पहले तो चुप हो जाती है, पर फिर उसने आगे कहा, देखिए इस दुनिया में माँ सिर्फ माँ ही होती है, कोई भी उनका ये रोल बदल नहीं सकता है। एक माँ को अपने बच्चे की चिंता हमेशा रहती है, चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। माँ कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती। मैं नहीं जानती कि आप दोनों के बीच में किस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है और आप दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते हैं, पर आपको अपनी मॉम को इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। उन्होंने आपको 9 महीने पेट में रखा और इस दुनिया में जन्म दिया, इसके बाद भी आपको पाला। बस उनके हालात शायद ऐसे हो गए होंगे कि आपको इतना कुछ फेस करना पड़ा, पर आप उनकी प्रॉब्लम भी समझिए। ये सुनकर विराट को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी उसने कहा, कौन सी प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम? उनके ऊपर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है कि उन्होंने खुद के बच्चे को छोड़ दिया, वो भी अकेले? क्या तुम्हें इमेजिन भी कर सकती हो कि मेरे ऊपर क्या बीती होगी? देखो तुम्हें कुछ भी नहीं पता है तो इन सब से दूर रहो। आस्था ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता है, पर मैं इतना जानती हूँ कि वो आपकी माँ है और किसी भी बच्चे को अपनी माँ के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। विराट उसे एक अजीब सी स्माइल देकर साइड वाले बेंच पर बैठ जाता है। आस्था भी उसके साइड में आकर बैठ जाती है और तभी उसने कहा, अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो मैं आपको बातें करके कंपनी दे सकती हूँ। क्या पता बात करके आपका मूड ठीक हो जाए। विराट ने काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, गेट लॉस्ट। आस्था विराट का ये रूप देखकर थोड़ा सा डर जाती है, पर फिर भी उसने एक पेपर पर अपना नंबर लिखते हुए कहा, ये मेरा नंबर है, अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े या बात करने का मन करे तो आप कर सकते हैं। मैं हमेशा आपसे बात करने के लिए तैयार रहूंगी। उसने वो पेपर विराट के हाथ में दिया और चुपचाप वहां से चली गई। विराट गुस्से में उस पेपर को झाड़ियों के बीच में फेंक देता है, पर 10 मिनट के बाद पता नहीं क्यों से क्या रियलाइज होता है कि वो झाड़ियों में जाकर उस पेपर को ढूंढता है और वापस उसे अपने पास रख लेता है। अब रात हो चुकी थी। विराट अपने घर जा चुका था और विद्युत भी वापस घर आ गया था। जब वो हॉल की तरफ गया तब उसने देखा कि सुप्रिया, तन्वी दोनों ही उसे देख रहे हैं। विद्युत को समझ नहीं आया कि आखिर में उन दोनों को क्या हो गया है। विद्युत उन दोनों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और सुप्रिया उसे एक बैंक कार्ड हाथ में देकर कहती है, इस बैंक अकाउंट में कम से कम 50 लाख रुपए रखे हुए हैं। ये तुम्हारी नानी का बैंक अकाउंट है, उन्होंने मुझे ये दिया था ताकि फ्यूचर में कभी मुझे जरूरत पड़े तो मैं इन पैसों को काम में ले सकूं, पर मुझे नहीं लगता कि ये मेरे कुछ काम आएंगे, इसीलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। इस अकाउंट से पैसे निकाल कर अपने एम्प्लॉयर्स की सैलरी दे दो। फिर सुप्रिया ने कुछ लग्जरी आइटम्स की तरफ इशारा करके कहा, ये लग्जरी सामान मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं कल इन्हें भी सेकंड हैंड स्टोर में बेच आऊंगी, इससे भी मुझे काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। वैसे भी इन्हें मैंने एक ही बार काम में लिया है। हाँ, हमारा एक दूसरी सिटी में घर भी है जिससे भी तुम बेच सकते हो, या मुझे ऐसा लगता है कि तुम इन दोनों घर को बेच दो ताकि तुम्हारे पास पैसे आ जाए और हम लोग किसी किराए वाले घर में रहने चले जाएंगे। विद्युत को ये देखकर कुछ अच्छा नहीं लगता। तभी उसने कहा, तो आपका बोलना हो गया है? सुप्रिया ने हाँ कहा। विद्युत वो बैंक का कार्ड लेकर ऊपर चला जाता है। तन्वी भी उसके पीछे पीछे जाती है। विद्युत कमरे में खड़ा हुआ था और कुछ सोच रहा था कि तभी तन्वी ने कहा, क्या तुम्हारी कंपनी में किसी फीमेल एम्प्लॉय की जरूरत है? विद्युत ने कहा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? तन्वी ने कहा, अगर है तो मैं तुम्हारी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हूँ, वो भी बिना सैलरी के। एंड ट्रस्ट मी, मैं काफी अच्छा काम करती हूँ, तुम्हें कभी कोई शिकायत नहीं होगी। विद्युत को ये सुनकर काफी बुरा लग रहा था। यहाँ उसकी माँ सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो गई और वो उसकी वाइफ उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि वो उसकी कंपनी में बिना सैलरी के काम करने के लिए भी तैयार हो गई। क्या वो इतनी बुरी स्टेज पर आ गया है जहाँ पर उसे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है? उसने तन्वी को फोरहेड पर किस की और एक स्माइल देते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, पर फिलहाल मैं अच्छा सा शॉवर लेने जा रहा हूँ। तन्वी बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी और टाइम पास करने के लिए वो अपना फोन चेक करने लग गई। तभी एक न्यूज आर्टिकल देखकर वो चौंक उठती है।
उस न्यूज आर्टिकल में विद्युत की कंपनी के बारे में लिखा हुआ था। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही है। शायद विद्युत बैंक करप्ट हो गया है। जब तन्वी ने ये न्यूज पढ़ी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और इतने में ही ऊपर एक मैसेज आ जाता है। वो आरव का मैसेज था। उसने लिखा था, क्या तुमने न्यूज पढ़ी? अगर हाँ तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी है। क्या तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारे पति सड़क पर आ जाए? सोच लो तन्वी, बहुत पछताओगी तुम। तन्वी को आरव पे काफी गुस्सा आ रहा था और विद्युत पे भी। वो गर्म पानी के नीचे खड़ा होकर नहा तो रहा था, पर उसके अंदर जो आग लग रही थी वो इन सबसे शांत नहीं होने वाली थी। विद्युत ने मन में कहा, वो कल का आया हुआ आरव खुद को शेर समझ रहा है। उसे लगता है कि मैं भीगी बिल्ली हूँ जो उससे डरकर भाग जाऊंगा, पर वो नहीं जानता कि ये मेरा इलाका है। यहाँ पर मेरा राज चलता है और विद्युत नोमानी कोई भीगी बिल्ली नहीं है, बल्कि खुद एक शेर है जिसने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। जब विद्युत नहाकर बाहर आया तब उसने देखा कि तन्वी कमरे के अंदर नहीं है। उसे समझ नहीं आया कि तन्वी इतनी सी देर में कहाँ चली गई, तो वो उसे ढूंढने के लिए नीचे चला जाता है। जैसे ही वो नीचे पहुंचा तब उसने सबसे पहले उसे हॉल में ढूंढा। तन्वी उसे वहां पर नहीं दिखती तो वो किचन की तरफ जाता है। क्या पता वो वहां हो। किचन में जाकर वो सबसे पहले सुप्रिया को देखता है और उनके साथ में नैना आंटी को। वो दोनों ही कुछ बातें कर रहे थे। विद्युत थोड़ा सा पास जाकर उनकी बातों को सुनता है और तभी उसने सुप्रिया को कहते हुए कहा, अब से घर में इम्पोर्टेड चिकन नहीं आएगा, हम लोग सस्ता चिकन इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा सब्जियां भी सुपरमार्केट से खरीदने की बजाय लोकल मार्केट से ही खरीद लिया करेंगे। वैसे भी अगर हम सुबह सुबह सब्जियां लेने जाएंगे तो वो फ्रेश ही मिलेंगी। थोड़ा बहुत जो भी घर का सामान है वो भी हम लोग लोकल स्टोर से ही ले आएंगे ताकि कम से कम खर्चा हो। इसके अलावा मैं सारे फालतू खर्चे भी अपने बंद करने वाली हूँ। इस वक्त हमें पैसे बचाने की जरूरत है। नैना ने उसे चुपचाप हाँ कहा। सुप्रिया ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे कहा, मुझे अभी तक याद है जब मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ा था और ये सोचा था कि एक नई फैमिली की शुरुआत करूंगी, तब हमें काफी कुछ देखना पड़ा था। हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हुआ करते थे। उस टाइम वो सब कुछ हमारी मजबूरी थी। अभी भी हम उसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, पर इस बार हम वो सब कुछ फेस नहीं करेंगे जो हमने पहले किया था। अब हम सभी बड़े हो चुके हैं और कमाने के लिए कैपेबल हैं। हमसे जितना बन पड़ेगा हम उतना विद्युत की मदद करेंगे। मैं अपने बेटे को वापस से उस मुश्किलों में नहीं फंसने दूंगी। नैना ने इस बार भी उसे सिर्फ हाँ ही कहा। सुप्रिया ने वापस से कहा, वैसे नैना तुम्हें क्या लगता है, क्या तन्वी हम लोगों को छोड़कर चली जाएगी? क्या वो विद्युत को इस वजह से छोड़ देगी क्योंकि अब मेरे बेटे के पास इतने पैसे नहीं रहे? हमारे घर में पैसों की कमी आ गई है। नैना ने सुप्रिया को कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उनकी बात सुनती रही क्योंकि उसके पास इसका जवाब नहीं था। यहाँ तक कि जब विद्युत ने भी ये सुना तो उसे थोड़ी हैरानी हुई कि उसकी मॉम ये सारी बातें क्यों कह रही है। कि तभी सुप्रिया ने वापस कहा, नहीं नहीं, मैं तन्वी को घर से नहीं जाने दूंगी। अभी तक तो मैंने अपने पोते पोती की शक्ल भी नहीं देखी है। हमें तन्वी के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा ताकि वो हमारे साथ ही रहे। विद्युत को तन्वी वहां पर भी नहीं दिखी। तभी उसने सुप्रिया से पूछा, माँ क्या आपने तन्वी को कहीं देखा है? सुप्रिया ने कहा, हाँ वो बाहर गई है। विद्युत ने सोचा कि वो इस टाइम कहाँ जा सकती है। तभी वो जल्दी से तन्वी को कॉल मिलाता है। तन्वी कॉल उठाती है और विद्युत ने कहा, तुम इस वक्त कहाँ पर हो? तन्वी ने कहा, ओ वो तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इतना कहने के बाद तन्वी कॉल कट कर देती है। फिर विद्युत बाहर लिविंग एरिया में बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। करीब आधे घंटे बाद तन्वी वापस घर आती है। इस टाइम उसके हाथ में काफी सारे बैग्स थे। वो सब्जियों के बैग्स थे। तन्वी उन्हें डाइनिंग टेबल पर रखती है और एक नोटबुक में जल्दी से कुछ लिखने लगती है। विद्युत को कुछ समझ नहीं आया कि तन्वी ये क्या कर रही है और इतने में ही वो अपने कमरे में चली जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। तभी सुप्रिया ने कहा, कहीं तन्वी को इन सबसे सदमा तो नहीं लग गया है ना? ये लड़की क्या कर रही है? विद्युत ने कहा, मॉम ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं अभी ऊपर जाकर उससे पूछ लेता हूँ। जब वो ऊपर कमरे में पहुंचा तब उसने देखा कि तन्वी उस नोटबुक में अभी भी कुछ लिख रही है, पर विद्युत को ये नहीं पता था कि वो उसमें क्या लिख रही है। जब वो थोड़ा करीब गया तब उसे एहसास हुआ कि तन्वी थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट लग रही है। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर बहुत प्यार से पूछा, क्या हुआ तन्वी, तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों लग रही हो और इस नोटबुक में क्या लिख रहे हो? तन्वी उसकी बात सुनकर खड़ी हो जाती है। अपना क्रेडिट कार्ड उसके हाथ में रखकर कहती है, विद्युत, इस अकाउंट में मेरी अभी तक की सैलरी रखी हुई है। मैंने इसमें से ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए हैं, तो तुम इसे काम में ले सकते हो। मेरे ये पैसे तुम्हारे बहुत काम आएंगे। विद्युत उसे लेने से मना करने ही वाला था कि तभी तन्वी ने उसे इंसिस्ट करते हुए कहा,
विधु, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त अपने टफ टाइम से गुजर रहे हो और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे ऊपर इन सब का प्रेशर सिर्फ मेरी वजह से बना हुआ है। मुझे पता है कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं मुझसे रिलेटेड है और मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ कि इन सब को चुटकी बजाकर ठीक कर दूँ। अगर मैं भगवान होती तो तुम पर कभी भी ये मुसीबत नहीं आने देती। पर फिलहाल एक इंसान बनकर और तुम्हारा बचपन का प्यार बनकर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्लीज मना मत करो। 8 साल पहले पता नहीं किस कारण की वजह से मैंने तुम्हें खो दिया था और अब 8 साल बाद तुम मुझे वापस मिले हो। मैं तुम्हें अब नहीं खोना चाहती। ये चीज मुझसे नहीं हो पाएगी। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हूँ और तुम्हारा हर चीज में साथ देना चाहती हूँ ताकि तुम्हें कुछ भी अकेले फेस ना करना पड़े। जो चीज मैं कर सकती हूँ वो मैं करूंगी ताकि तुम्हें मदद मिले। आखिर में तुम हो तो मेरे सच्चे प्यार ही ना। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करूंगी। हम दोनों मिलकर फेस करेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं तुम्हारा साथ छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हर वक्त तुम्हारा सहारा बन के खड़ी रहूंगी। अगर किसी भी कारण से हम बैंक करप्ट भी हो जाते हैं तो भी हम लोग हमारा फ्यूचर साथ में बिताएंगे। कोई किसी को छोड़कर नहीं जाएगा। हम लोग फिर से पैसे कमा लेंगे, पर अभी जो हमें एक दूसरे का साथ मिला है वो दोबारा नहीं आएगा। देखो, अभी मैं लोकल मार्केट से सब्जियां लेकर आई हूँ। मुझे अभी पता चला है कि रात में यहाँ पर लोकल मार्केट लगा करता है जहाँ पर काफी चीप रेट में सब्जियां मिलती है। हम लोग सुपर मार्केट से सब्जियां नहीं लेंगे और हाँ, हम लोग हमारे घर से उन सभी सर्वेंट को भी निकाल देंगे जिनका कोई काम नहीं है। इससे भी हमें काफी मदद मिलेगी। अब से मैं सभी के लिए खाना बनाया करूंगी। विद्युत को तन्वी की सारी बातें सुनकर काफी अच्छा लग रहा था। सच में काफी प्राउड फील हो रहा था। पर तभी विद्युत ने कहा, ये सब तो ठीक है, पर क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तन्वी ने विद्युत के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जब विद्युत ने तन्वी को ये कहा कि उसे खाना बनाना आता है या नहीं, तो तन्वी चुप हो गई, क्योंकि ये जाहिर सी बात थी उसे खाना बनाना आता है, पर इतना अच्छा नहीं और वैसा खाना तो बिल्कुल भी नहीं जैसा वो रोज फैमिली को बनाकर खिला सके। तन्वी को उसकी बात सुनकर हंसी जरूर आ गई थी। वो बहुत देर से पैनिक कर रही थी, पर विद्युत के ये शब्द सुनकर उसे काफी रिलैक्स फील हुआ। विद्युत ने उसे बस गले लगा लिया, क्योंकि वो जानता है कि तन्वी उसे हर चीज में सपोर्ट करेगी, साथ में छोटी छोटी चीज में पैनिक भी करेगी। इसीलिए वो उसे बस शांत रखना चाहता था। तन्वी को इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी, क्योंकि जब उसने विद्युत से शादी की थी तब तन्वी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बस विद्युत को उसका बच्चा देकर छोड़ना चाहती थी, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो विद्युत से कनेक्ट होती गई। इसके अलावा उसे इसी जर्नी में ये भी पता चला कि विद्युत ही विधु है, तो अब उसे अकेले छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पहले तन्वी को लग रहा था कि वो इस फैमिली के साथ नहीं रह पाएगी, पर अब ऐसा लगता है कि वो उनके बिना नहीं रह पाएगी। हाँ, आरव उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, पर तन्वी को विश्वास है कि वो दोनों मिलकर उससे लड़ लेंगे और जरूर इस चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकाल ही लेंगे। विद्युत ने उसे गले लगाने के बाद बहुत प्यार से कहा, तन्वी, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुमसे कभी बोर नहीं होऊंगा। तन्वी ने कहा, विद्युत, क्या मैं तुम्हें एक बात कन्फेस कर सकती हूँ? विद्युत ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? तन्वी ने कहा, विद्युत, अगर तुम्हें कभी भी लाइफ में ऐसा लगे कि मैं तुम पर बोझ बन रही हूँ या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तो प्लीज मुझे बता देना। मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते वक्त हमने यही चीज डिसाइड की थी। मैं तुम पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। विद्युत ने कहा, तुम पागलों जैसी बातें मत किया करो। तुम मुझ पर कभी बोझ नहीं थी और ना ही कभी बनोगी। समझ में आया तुम्हें? हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तन्वी ने उसे स्माइल दी और किस की। तो वहीं अगले दिन विद्युत की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की सारी खबरें हर जगह फैल जाती है। अफवाह दिन भर दिन की तेजी से फैल रही थी। मीडिया में तो आर्टिकल्स तक छपने लग गए थे कि विद्युत को फिल्म छोड़ने के लिए 50 लाख रुपए का फाइन भरना पड़ा था। इसके अलावा विद्युत की कंपनी के सारे आर्टिस्ट उसकी कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं। उनका एम्प्लॉय टर्नओवर रेट काफी बढ़ गया है। साथ में जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स वापस ले रहे हैं। काफी लोगों ने विद्युत की कंपनी में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया है। उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ये सब कुछ लिखा था एडिशन में। ये भी लिखा गया था कि अगर यही चलता रहा तो आने वाले टाइम पर विद्युत की कंपनी बहुत जल्द ही बैंक करप्ट हो जाएगी। इसके अलावा विद्युत की इंडस्ट्री में करियर भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
ये सारी खबरें विद्युत को तो इफेक्ट कर ही रही थी, साथ में उसकी कंपनी के जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे थे उन्हें भी इफेक्ट कर रही थी। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कई ने उनकी कंपनी से रिजाइन कर दिया था, तो कई उसे अभी भी घर पर ढूंढने के लिए आ रहे थे और विद्युत भी इन सब में काफी बिजी हो गया। वो पूरे बेंगलुरु शहर में अपनी कंपनी के लिए पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ढूंढ रहा था ताकि उसे सपोर्ट मिल सके। विद्युत अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा था, पर इन सब से जो एक आदमी बहुत ज्यादा खुश था वो था आरव, क्योंकि ये सब कुछ तो उसी ने करवाया था ना। उसे ये सारे न्यूज आर्टिकल्स और विद्युत की ये पोजीशन देखकर काफी मजा आ रहा था। वो सोफे पर बैठकर इसी न्यूज को देख रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगता है, पर आरव उस नंबर को इग्नोर करके अपना फोन साइड में फेंक देता है। इतनी देर में उसका असिस्टेंट उसके पास आकर कहता है, सर, हमें एक बहुत बड़ी खबर हाथ लगी है। हमें ये पता चला है कि विद्युत की फैमिली उसकी पुश्तैनी जमीनों को बेचने में जुटी है। शायद उसके पास 2 से 3 प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें वो बेच रहे हैं। इसके अलावा वो हर जगह से सोर्सेस इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कंपनी को बचा सके। पर हाँ, उनकी कंपनी भी थोड़ी खराब हालत में चल रही है। उनकी टर्नओवर रेट हाई हो चुकी है, साथ में उन्हें इन्वेस्टर्स भी नहीं मिल रहे हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिचुएशन काफी खराब है, पर ऐसा लगता है कि ज्यादा टाइम तक ये टिकेगा नहीं, क्योंकि अगर उन लोगों ने पैसे इकट्ठे कर लिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आरव ने कहा, हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि वो नुमानी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, इसीलिए उसे उसकी फैमिली सपोर्ट करेगी और इसी वजह से वो लंबे समय तक टिक भी नहीं पाएगा। उसके असिस्टेंट ने कहा, तो सर, अब हमें क्या करना चाहिए? ये तो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। आरव ने कहा, हमें सिर्फ आग में घी डालने का काम करना है और कुछ नहीं, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। उसके असिस्टेंट को समझ नहीं आया कि आरव क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तभी आरव ने उसे बात क्लियर करते हुए कहा, उसके छोटे भाई यानी विराट नुमानी के साथ हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स करो। मैं उससे मीटिंग करना चाहता हूँ। मैंने उन दोनों भाइयों के बारे में काफी बातें सुनी है, तो सोचा कि उसका फायदा उठाया जाए। आरव ने असिस्टेंट से उसकी बात मानते हुए उसका काम किया। तो वहीं आस्था रिहैब सेंटर में अपना काम कर रही थी कि तभी उसका फोन बजता है। आस्था को समझ नहीं आया कि उसे अननोन नंबर से कैसे कॉल आ रहा है। फिर उसने कॉल पिक करके कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी साइड में एक मर्द की आवाज आती है, हेलो, मैं बोल रहा हूँ। आस्था वो आवाज सुनकर एकदम से मुस्कुरा उठती है। तभी उसने कहा, विराट, ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपने मुझे फोन किया। विराट ने कहा, ये सब छोड़ो, अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वो कैसी है। वो कौन है? आस्था कुछ देर तो सोचती है, फिर उसे समझ में आ गया कि विराट किसके बारे में बात कर रहा है। तभी उसने कहा, सुप्रिया आंटी ठीक है, पर मेरी उनसे कुछ खास बातचीत नहीं हुई है। हम बस कभी कभार ही मिलते हैं, तो मैं आपको उनकी एग्जैक्ट कंडीशन नहीं बता सकती हूँ। विराट ने धीरे से कहा, अच्छा। विराट को इस तरह से डिसअपॉइंटेड देखकर आस्था ने जल्दी से कहा, आप निराश मत होइए, वैसे भी आज मैं उनसे मिलने के लिए जाने ही वाली थी। जब मैं उनसे मिलकर आऊंगी तो मैं आपको उनकी कंडीशन के बारे में बता दूंगी एंड उन्हें ये भी बताऊंगी कि आप उनकी फिक्र कर रहे थे। विराट ने सिंपली कहा, ठीक है, तुम यही करना और प्लीज मुझे फोन करके बता देना कि वहाँ क्या सिचुएशन है एंड मॉम कैसी है। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है, पर इस वक्त आस्था के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यकीन था कि विराट उसे कॉल जरूर करेगा और उसने ऐसा किया भी। तो वहीं दूसरी तरफ विराट थोड़ा टेंशन में था, क्योंकि चाहे वो अपने घर वालों को ये क्यों ना दिखाए कि वो उनसे कितनी नफरत करता है, पर अंदर ही अंदर उनकी काफी फिक्र भी करता है, और सबसे ज्यादा अपने मॉम की। आस्था को ग्लिटर क्लब वाला वो दिन याद आ गया जब विराट ने उसकी मदद की थी, और आज वो अपने मॉम के बारे में उसके थ्रू जानना चाहता है। तो आस्था को लगा कि उसे शाम होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। वो भी हाफ डे लीव लेकर भी सुप्रिया के घर जा सकती है, तो उसने वैसा ही किया। वो जल्दी से छुट्टी लेकर सुप्रिया के पास जाती है, उसका हाल चाल पूछती है और ये भी पूछती है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। जब एक बार उसे सारी इन्फॉर्मेशन हाथ लग जाती है, तब वो घर से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले विराट को कॉल मिलाती है। जैसे ही विराट कॉल पिक करता है, ठीक उसी टाइम आस्था ने कहा, सुप्रिया आंटी बिल्कुल ठीक है, पर वो आपके बड़े भाई को लेकर थोड़ी टेंशन में लग रही है। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने अपनी फेवरेट ज्वेलरी तक बेच दी ताकि आपके बड़े भाई की मदद कर सके। विराट को ये सुनकर काफी बुरा लग रहा था, पर वो ये चीज शो नहीं करना चाहता था। तभी उसने आस्था से कहा, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, करने दो उन्हें अपने बड़े बेटे की मदद, मुझे क्या। आस्था ने कहा, पर मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, वो बहुत ज्यादा चिंता में लग रही थी। उनके लिए इस टाइम पर इतनी टेंशन लेना सही नहीं है, एंड सबसे बड़ी बात, वो अब ओल्ड हो चुकी हैं, इसीलिए इस टाइम पर सेंसिटिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है।
विराट ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी आस्था ने वापस कहा, विराट, फैमिली मेंबर्स हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, इसीलिए उन्हें फैमिली कहा जाता है। तो आप क्यों अपने बड़े भाई की मदद नहीं कर सकते हैं? प्लीज एक बार अपने दिल की सुनिए और उनकी मदद करके देखिए, आपको सच में बहुत अच्छा फील होगा। विराट कहीं ना कहीं आस्था की बात से कन्विंस होने लगा था, जो वो नहीं चाहता था। तभी उसने कहा, तुम इतना क्यों बोलती हो? मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे काफी काम है, बाय। इतना कहने के बाद विराट कॉल कट कर देता है। पर आस्था को हंसी आ रही थी, क्योंकि वो जानती है कि विराट उससे कन्विंस होने लग गया था। पता नहीं क्यों, पर उस सिचुएशन में उसे विराट काफी क्यूट लग रहा था। वैसे तो ये नहीं होना चाहिए था, पर आस्था अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। विराट कॉल रखने के बाद सामने की दीवार को घूरने लग जाता है। वो भी ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके ऊपर आस्था का बिहेवियर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, यानी वो बहुत जल्दी उसकी बात मानने लग जाता है, चाहे वो फिर वो चीज चाहता हो या ना चाहता हो। वो इतना कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन फिर से बजने लगता है। उसे किसी अननोन नंबर से फोन आ रहा था। पहले तो विराट ने कॉल नहीं उठाया, पर उसका फोन फिर से रिंग करने लगा। तब उसने कॉल पिक कर लिया। सामने से आवाज आई, क्या मैं मिस्टर विराट नोमानी से बात कर रहा हूँ? विराट को समझ नहीं आया कि सामने वाला उसका नाम कैसे जानता है। तभी उसने कहा, हाँ मैं विराट बोल रहा हूँ, पर आप कौन हैं? आपको मेरे नंबर कहाँ से मिले? तभी सामने से आवाज आई, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं होगा, मैं आरव माहेश्वरी बोल रहा हूँ। जैसे विराट ने ये नाम सुना वो हैरान रह गया। फिर उसने कहा, क्या चाहिए तुम्हें और मुझे क्यों फोन किया है? नो डाउट कि विराट को उसका बड़ा भाई पसंद नहीं है, पर है तो उसका खून का रिश्ता। वो अपने भाई को ऐसे भी मुसीबत में नहीं डाल सकता था, और आरव ने उसे अपने फायदे के लिए ही फोन किया था। फिर आरव ने कहा, मुझे पता चला है कि तुम्हारा और विद्युत का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है, तो मुझे लगा शायद तुम मेरे काम आ जाओ। वैसे भी हम दोनों एक ही टीम है। मुझे भी तुम्हारा भाई बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या पता तुम मेरी मदद कर दो? विराट ने कहा, देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देता रहूं, इसीलिए जल्दी बताओ कि तुम क्या चाहते हो। आरव ने कहा, देखो तुम्हें तुम्हारा भाई पसंद नहीं है, इसीलिए तुम इस चीज को करने से पीछे नहीं हटोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, मेरे साथ कोऑपरेट करो और मेरा बिजनेस ग्रो करने में मदद करो। इससे हम तुम्हारे भाई से बदला ले सकेंगे। विद्युत की कंपनी बैंक करप्ट हो जाएगी, इसमें तुम्हारा भी हाथ होगा, तो तुम्हें कितनी खुशी होगी ना। विराट को ये सुनकर अंदर ही अंदर काफी गुस्सा आ रहा था, पर फिर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, वैसे आरव, मुझे आपकी बात सुनकर एक चीज तो समझ में आ ही रही है कि शायद आपका कोई बड़ा भाई या बहन नहीं है। आरव ने काफी कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बिल्कुल, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेला हूँ। विराट ने कहा, हाँ तभी मैं समझ सकता हूँ कि शायद तुम नॉर्मल इंसानों के जैसे नहीं सोचते हो। शायद तुम्हें ये नहीं पता कि भाई बहन का रिश्ता क्या होता है और उनका प्यार क्या होता है, इसीलिए तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ये कंडीशन समझता हूँ। इसके बाद उसने आरव को काफी गुस्से में कहा, तुमने मेरे भाई पर हमला करवाया और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाकर उन्हें बर्बाद करने में तुम्हारी मदद करूं? आर यू सीरियस? आरव, यू नो व्हाट, तुम बाहर में जाओ। मुझे ना तो तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करना है और ना ही तुमसे बात करनी है।